चैप्टर 51 एनुअल रिचुअल वार्षिक अनुष्ठान शरणार्थी मुद्दा सफलतापूर्वक हल हो गया और काउंटी स्कूल के छात्रों और मास्टर्स को अनगिनत धन्यवाद मिला। इस अनुभव के कारण काउंटी स्कूल में कुछ बदलाव हुए। उदाहरण के लिए, कुछ छात्र जिनमें आमतौर पर अध्ययन में रुचि की कमी थी, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपनी किताबें लेने की पहल की। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो कुछ ने कहा कि उन्हें कड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है ताकि भविष्य में वे ऐसे अधिकारी बन सके जो लोगों को लाभान्वित करेंगे और अपने शासन के तहत शरणार्थियों के उद्भव को रोकेंगे। अन्य लोगों ने कहा कि शरणार्थी इतने कष्ट में रहते हैं कि उन्हें और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है, अन्यथा यदि उनके परिवार का भाग्य बर्बाद हो जाता तो उन्हें भी शरणार्थी बनना पड़ता। कारण चाहे जो भी हो, इस तरह के बदलाव उत्साहवर्धक झू चेंग्यू के लिए सुखद थे। चूंकि दान की पहल यान वेंशियू द्वारा शुरू की गई थी, उसके बाद के दिनों में झू चेंग्यू जब भी उनसे मिलते थे तो हमेशा विशेष रूप से गर्मजोशी और सुखद भाव दिखाते थे। एक दिन काउंटी गवर्नर के कार्यालय में टहलते समय झू चेंग्यू ने जिस किसी से भी मुलाकात की, उसने यान वेंशियू की प्रशंसा करने का अवसर लिया। काउंटी गवर्नर कार्यालय के कर्मचारी भी इस मामले से अवगत थे और प्रशंसा में शामिल हुए। वे सभी वहां काम करने वाले चतुर व्यक्ति थे और वे स्वाभाविक रूप से लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट की चापलूसी करने का इतना अच्छा मौका नहीं चूकेंगे। जब ये शब्द काउंटी मजिस्ट्रेट यान के कानों तक पहुंचे, तो उन्होंने वास्तव में उन्हें असाधारण रूप से सम्मानित महसूस कराया। मास्टर जियो ने लगातार मुस्कुराते हुए काउंटी मजिस्ट्रेट यान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चूंकि उसने यान वेंशियू की सहायता की थी, वह दूसरों की तुलना में अधिक जानता था। उदाहरण के लिए, छात्रों को दान देने का विचार यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनकी नज़र में यह यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी जो दान पहल के लिए सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र थी। आप देखिए, इससे पहले वह भी शरणार्थियों की सहायता के लिए अमीर स्थानीय कुलीन वर्ग को अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मनाने का कोई तरीका नहीं खोज पाए थे। हालांकि यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने केवल एक सुझाव दिया था और आगे भाग नहीं लिया था। यदि क्रेडिट दिया जाना था, तो उसे सबसे पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या यान झिगाओ दाओहुआ के बारे में भूल गया था? बिल्कुल नहीं। इस घटना के कारण उन्हें पता चला कि उनकी सबसे बड़ी बेटी वास्तव में उतनी ही बुद्धिमान और स्पष्ट दिमाग वाली थी, जैसा कि बूढ़ी महिला मैडम यान ने कहा था, और बाद की बातचीत में उन्होंने उसके प्रति कुछ और सहनशीलता दिखाई। उसी समय यान परिवार ने देखा कि दान के अनुभव के बाद यान वेंशियो में भी कुछ बदलाव आए। वह पहले की तुलना में अपने कार्यों में अधिक स्थिर और थोड़ा अधिक आश्वस्त हो गया। सोंघे आंगन। बूढ़ी औरत मैडम यान अपनी 3 बहुओं के साथ पारिवारिक मामलों पर बातचीत कर रही थी। मैडम यान, वृद्ध महिला, इस बार दान करना सही काम था। बस वेंशियू को देखो, वह पहले की तुलना में कुछ दिनों के बाद और अधिक खुश हो गया है। वह पहले कितना उदास था, हमेशा अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता था। इससे मुझे उसके लिए चिंतित महसूस हुआ। किशोरावस्था में एक लड़के को जीवंत और ऊर्जावान होना चाहिए, और जब भी वह अपने सबसे बड़े पोते को कमरे के अंदर अपनी किताबें पकड़े हुए देखती, तो उसका दिल दुखता था। मैडम ली ने आह भरते हुए कहा, वेंशियो खुद पर बहुत अधिक दबाव डालता है। मैडम सुन ने हंसते हुए कहा, वेंशियो यान परिवार का सबसे बड़ा पोता है, जो परिवार की भारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, और चूंकि आपका बड़ा भाई उसे बहुत महत्व देता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दबाव बहुत बड़ा है। मेरे बेटे वेंजी के विपरीत, जो या तो परेशानी पैदा कर रहा है या पूरे दिन शोर मचा रहा है। मैडम यान, वृद्ध महिला, बहुत पढ़ना अच्छा है, लेकिन केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। दाओहुआ ने क्या कहा था? मैडम वू ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यक्ति को काम और आराम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। मैडम यान, वृद्ध महिला, हाँ, बिल्कुल, काम और आराम को संतुलित करें, थोड़ी देर पढ़ें, फिर थोड़ी देर खेलें। केवल इसी तरह से कोई अपनी दक्षता को दोगुना कर सकता है। मैडम ली मुस्कुराई, क्या ऐसा हो सकता है कि दाओहुआ ने जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि वह खेलना चाहती थी? मैडम यान, बूढ़ी औरत ने।
मैडम ली की ओर निराशा से देखा। बकवास, जब पढ़ाई की बात आती है तो दाओहुआ ने मुझे कभी चिंता का कारण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ने से ही कोई तर्क सीख और समझ सकता है। अपने दिमाग में प्रचुर ज्ञान के साथ कोई जहां भी जाता है उसे डरने की कोई बात नहीं है। जब वह छोटी थी तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, फिर भी वह पहले से ही जानती थी कि उसे अपनी पढ़ाई की व्यवस्था खुद करनी होगी। उसने अपना गुरु भी ढूंढ लिया। आप सभी उसके परदादा के बारे में जानते हैं। वह एक जिद्दी बूढ़ा आदमी था, लेकिन दाओहुआ के सामने वह उससे बहुत प्यार करता था। बस एक कमी है, वो हमेशा शिकायत करता है कि दाओहुआ लड़का नहीं है। मैडम वू ने हंसते हुए कहा, क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रेट अंकल दाओहुआ को बहुत महत्व देते हैं? मैडम यान, वृद्ध महिला, वास्तव में मूल्यवान है, लेकिन वह लड़कियों के बजाय लड़कों को पसंद करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। दाओहुआ के लड़की होने में क्या बुराई है? क्या एक लड़की दुर्जय नहीं हो सकती? यह सुनकर मैडम ली की अभिव्यक्ति एक पल के लिए रुक गई और उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी। महिलाओं पर सांसारिक प्रतिबंध बहुत अधिक हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को निश्चित रूप से बहुत अधिक स्वतंत्रता है। दादी, मैं वापस आ गया हूँ। तभी दाओहुआ की आवाज कमरे में आई। बूढ़ी मैडम यान तुरंत मुस्कुराई। यह लड़की अभी भी बहुत जंगली है। हालांकि उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन उसका चेहरा मुश्किल से उसके स्नेह को छिपा सका। ओह, हर कोई यहाँ है। कमरे में प्रवेश करने और सभी लोगों को देखने पर दाओहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। मैडम ली दाओहुआ का लबादा लेने के लिए आगे बढ़ी। आपने आज कक्षा इतनी जल्दी क्यों खत्म कर ली? दाओहुआ ने सहजता से मैडम ली का हाथ पकड़ लिया। मास्टर किन ने कहा कि यह वर्ष के अंत के करीब है और उन्होंने हमें केवल पिछले पाठों की समीक्षा करने के लिए कहा, इसलिए हमें पूरे समय कक्षा में रहने की आवश्यकता नहीं है। बूढ़ी मैडम यान ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, मौसम ठंडा हो रहा है और कक्षा में बर्फीली ठंड है। मुझे हमेशा डर रहता है कि तुम्हें ठंड लग सकती है। यह घर पर किताबें पढ़ने जैसा ही है। उस शाम रात्रिभोज के बाद दाओहुआ ने मैडम ली को मुख्य प्रांगण में लौटने में मदद की। एक बार जब वे वापस आए, पिंक टोंग ने मैडम ली को एक पत्र सौंपा। दाओहुआ, यह किसका पत्र है? मैडम ली मुस्कुराई। यह आपके सबसे बड़े चाचा की ओर से होगा। यह लगभग नया साल है, समय बीतता जा रहा है और आपके मामा परिवार के नए साल के उपहार जल्द ही आने चाहिए। दाओहुआ की आंखें चमक उठी। सबसे बड़े चाचा? क्या वह चाचा हैं जो मुझे हर साल बालों के गहने भेजते हैं? जब वह यान परिवार गांव में थी, तब उसे हर साल बालों के गहनों का एक डिब्बा मिलता था, जिससे कबीले की लड़कियां ईर्ष्या से हरी हो जाती थीं। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वही है। दाओहुआ को दिलचस्पी हो गई। आइए देखें पत्र क्या कहता है। मैडम ली, यह सामान्य शुभकामनाओं और शुभकामनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। यह कहने के बावजूद मैडम ली ने तुरंत पत्र खोला और माँ और बेटी ने सिर बंद करके इसे एक साथ पढ़ना शुरू कर दिया। माँ, चाचा आपका बहुत ख्याल रखते हैं। बकवास, वो मेरा भाई है। बेशक, उसे परवाह है। माँ, चाचा ने मुझे फिर से सामान भेजा है। राजधानी के ब्रोकेट ज्यादातर जियांगनान से हैं। वे बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं और हमारे काउंटी में खरीदना लगभग असंभव है। जब नए साल के उपहार आएंगे, तो माँ आपके चाचा द्वारा भेजे गए कपड़े का उपयोग आपके लिए कई अच्छी पोशाकें बनाने के लिए करेगी। हाँ, और माँ को भी कुछ बनवाना चाहिए, और दादी माँ को भी। क्या तुम अपने पिता को भूल गए हो? उसके सबसे बड़े चाचा के पत्र में और कुछ नहीं कहा गया, केवल सामान्य खुशियां थीं, लेकिन इन पंक्तियों के बीच दाओहुआ एक भाई की अपनी बहन के प्रति चिंता को महसूस कर सकता था। पत्र प्राप्त होने के तीसरे दिन ली परिवार की ओर से नए साल के उपहार वास्तव में आ गए। पूरी 2 गाड़ियां भरी हुई। दुर्भाग्य से उस दिन मैडम ली नए साल का सामान खरीदने के लिए दाओहुआ को बाहर ले गईं और घर पर नहीं थीं। हालांकि मैडम ली वहां नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ कि यान झिगाओ छुट्टी पर थे। ली परिवार की ओर से नए साल के उदार उपहार देखकर यान झिगाओ संतुष्ट हो गया। हालांकि मैडम का परिवार व्यापारी था,
लेकिन वर्षों से उन्होंने उनके लिए वित्तीय मदद नहीं छोड़ी थी, और स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक उन्होंने काउंटी Magistrata k rupa mem unik sanraksana ka bi anandaliada, mana ya sakata hai ki danam paravaram k pasavaha sabakucha hai jisaki eka desar ko zarurata hai. Ne sala k upaharam mem, kapar eka bara hisa the ora unhem sursa para raka gayada, yana jigao ne soka ki prateka gara ne sala k li ne kapar banega ora madam alatain para prateka gara mem samagri vitarita karengi, isali unhan adikanza kaparam ko turanta vibajita karain ka fe salakia, unamem se, sabesa ki brocada, Durola paravara ki dusari saka ko digai, ekatizari saka ko diagaya, orabaki ko song kordiarda mem beja diagaya. Jaba madama leave apasa latam ora paya ki unak by ne unaki bari beti ora burhi madama k li kapar banan k li jo brocada beja da, baha gayaba ho gaya, tu anaka sihara vahim kala paragaya. चैप्टर 52 मेकिंग अ फस। पहली बार नए साल के लिए अपनी बेटी को अपने साथ पाकर हंगामा करना। मैडम ली स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थीं। लिनी काउंटी कुछ हद तक सुदूर थी, और काउंटी शहर में बेचे जाने वाले सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। जब उसकी बेटी पहले आई थी, तो उसे अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसलिए वह केवल साधारण कपड़ों से ही अपनी बेटी के लिए कुछ पोशाकें बना सकती थी। अब जब नया साल करीब आ रहा था, तो उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि उसकी बेटी थोड़ा बेहतर कपड़े पहन सकेगी। पारिवारिक स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों में से यह उसकी दावहुआ थी जिसने सबसे खराब गुणवत्ता वाला कपड़ा पहना था। वह अनुमान लगा सकती थी कि उन छोटी लड़कियों ने दावहुआ की पीठ पीछे बात की होगी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी बेटी समझदार थी और उसने कभी इन चीजों को परेशान नहीं होने दिया। जब भी वह यह सोचती कि उसकी बेटी ने 9 साल की उम्र तक एक बार भी रेशम या साटन नहीं पहना है, तो उसका दिल असहनीय रूप से दुखता था। परिवार में, चाहे वह यहुआन हो या यल या जुड़वां बच्चे, हर बार जब उन्हें अतीत में शिष्टाचार के उपहार मिलते थे, अगर कोमल रंग के कपड़े होते थे, तो वे सभी 3 लड़कियों के बीच साझा किए जाते थे। इस बार ऐसा नहीं था कि वह कंजूस थी, बल्कि ब्रोकेड के वे कुछ टुकड़े विशेष रूप से सबसे बड़े भाई द्वारा दावहुआ के लिए चुने गए थे और जल्दी ही अलग रख दिए गए थे। पारिवारिक पत्र प्राप्त करने के बाद उसने पहले ही योजना बना ली थी कि उसे अपनी बेटी के लिए किस शैली की पोशाक बनानी है। अब बिना कुछ कहे यान झिगाओ ने ब्रोकेड को दूसरों के बीच बांट दिया था, और हमेशा सौम्य और आज्ञाकारी मैडम ली को पहली बार उस पर गुस्सा आया। महाराज, आपने मुझसे पूछे बिना नए साल का उपहार बांट दिया, और यह ठीक है। लेकिन जब आप ब्रोकेड के कुछ टुकड़े आवंटित कर रहे थे, तो क्या आपने हमारे दावहुआ के लिए एक छोड़ने पर विचार नहीं किया? यान झिगाओ कुछ अजीब लग रहा था। उस समय उन्होंने सोचा कि वे कपड़े काफी आकर्षक थे और उन्हें लगा कि अगर उन्हें कपड़े के रूप में बनाया जाए तो घर की महिलाएं उनमें अच्छी लगेंगी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें खुशी खुशी बांट दिया। जहां तक उनकी सबसे बड़ी बेटी का सवाल है, क्या अभी भी बहुत सारे कपड़े नहीं बचे थे? इससे उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होता। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने चिंतित क्यों हैं? यह सिर्फ कपड़े के कुछ टुकड़े हैं और उन्हें वितरित कर दिया गया है। आप और क्या चाहते हैं? यह सुनकर मैडम ली अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। हे प्रभु, कपड़े के वे टुकड़े दावहुआ के चाचा द्वारा विशेष रूप से उसके लिए भेजे गए थे। हम इन वर्षों में उसके लिए वहां नहीं गए हैं, और हमने पहले से ही पर्याप्त देखभाल नहीं की है। क्या अब आप उसकी चीजें भी दूसरों को देने जा रहे हैं? यान झिगाओ को कुछ हद तक पछतावा हुआ, लेकिन जब उसने यह सुना, तो उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। अन्य लोग, जुड़वा सभी दावहुआ की बहनें हैं। सबसे बड़ी होने के नाते अपनी बहनों को कपड़े के कुछ टुकड़े देने में क्या गलत है? मैडम ली इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे कहा, महाराज, अगर आप जुड़वा बच्चों को कपड़े देना चाहते हैं, तो आपको उन्हें खुद खरीदना चाहिए। मेरे भाई द्वारा भेजा गया कपड़ा विशेष रूप से दावहुआ के लिए था, और इसे वापस किया जाना चाहिए। उन शब्दों पर यान झिगाओ तुरंत खड़ा हो गया और बेहद बदसूरत भाव से मैडम ली की ओर देखने लगा। हर समय यान झिगाओ बहुत स्पष्ट था कि यान परिवार का विकल्प था।
आधिकारिक तौर पर और घर में संपर्क बनाए रखने का खर्च काफी हद तक उनकी पत्नी के दहेज से चलता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए यान झिगाओ को आत्मग्लानि, अपराधबोध, लेकिन शर्मिंदगी भी महसूस हुई। एक आदमी जिसे जीने के लिए अपनी पत्नी के दहेज पर निर्भर रहना पड़ता था, खासकर वह जो काउंटी मजिस्ट्रेट था, यान झिगाओ के लिए यह विशेष रूप से अपमानजनक था कि उसकी पत्नी उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए धन का उपयोग करेगी। यान झिगाओ ने मन ही मन सोचते हुए मैडम ली को ठंडी आंखों से देखा। कपड़े के कुछ टुकड़ों को लेकर उसकी पत्नी शालीनता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए भारी हंगामा कर रही थी। अब वो उसकी दी हुई चीजें भी वापस लेना चाहती थी, जो उसके चेहरे पर एक करारा तमाचा था। व्यापारी वास्तव में मंच पर खड़े नहीं हो सकते, केवल पैसे और कीमती सामानों पर नजर रखते हैं। उचित आचरण और गरिमा का पूरी तरह से अभाव है। यह कहने के बाद मैडम ली को भी एहसास हुआ कि वो बहुत दूर जा चुकी हैं। लेकिन उस पल वो इतनी गुस्से में थी कि यान झिगाओ के गौरव की रक्षा के लिए हमेशा की तरह सावधान नहीं रह सकी। इस प्रकार पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो गए, तलवारें खींच गईं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दुनिया को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें अब अपनी पत्नी के रूप में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है? नानी सन द्वारा समर्थित बूढ़ी मैडम यान तेजी से मुख्य कमरे में चली गईं। उनका गुस्सा स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने उन दोनों को गतिरोध में देखा। मुखिया दंपत्ति के बीच का झगड़ा तेजी से हर आंगन में फैल गया। तीसरा आंगन। आज मैडम ली के पीछे पीछे बाजार जाते हुए दाओहुआ ने किसी को मिट्टी के बर्तन बेचते देखा। यह सोचकर कि कैसे उसके दादा दादी, जिनसे वह कभी नहीं मिली थी, ने इस बार उसे काफी अच्छी चीजें भेजी थी, उसे लगा कि उसे बदले में एक उपहार भेजना चाहिए। उसने वापस ले जाने के लिए 10 से अधिक मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसके पास देने के लिए बहुत अधिक मूल्य नहीं था, लेकिन वापस भेजने के लिए गमले में कुछ पौधे लगाना संभव होगा। पिछली बार मैंने जो लाल बेर के फूल खरीदे थे, वे अब काफी अच्छे हो रहे हैं और मैं उन्हें उगाना जारी रखने के लिए एक हिस्से पर कलम लगा सकती हूँ। इसके अलावा जब मैं पहले यान फैमिली विलेज में थी तो मैं पूरे पहाड़ों और खेतों में दौड़ी और विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे एकत्र किए। अब वे सभी अंतरिक्ष में अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं और यदि उन्हें प्रत्यारोपित किया जाए तो वे निश्चित रूप से दूसरों द्वारा बेचे गए गमलों में लगे पौधों से कमतर नहीं होंगे। यान परिवार की युवा पीढ़ी में यह तीसरा भाई यान वेंताओ था, जिसे चीजें रोपने में सबसे अधिक रुचि थी। अतः घर लौटते ही वह मिट्टी का घड़ा लेकर तीसरे आवास की ओर चल पड़ी। जब मुख्य प्रांगण से खबर उस तक पहुंची तो वह यान वेंताओ को मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरने में मदद कर रही थी। यह सुनकर कि मैडम ली और यान झिगाओ ने झगड़ा करना शुरू कर दिया है, दाओहुआ ने मिट्टी का बर्तन गिरा दिया। उसके पास हाथ धोने का भी समय नहीं था और तेज गति से मुख्य प्रांगण की ओर भाग गई। जहां तक परिवार की बात है, पूरी कहानी जानने के बाद उन्होंने तुरंत वह ब्रोकेड ढूंढ लिया जो उन्हें पहले मिला था और जल्दी से उसे लेकर मुख्य आंगन की ओर चल दिए। दूसरा निवास। सन फैमिली को यान झिगाओ द्वारा बांटे गए ब्रोकेड को वापस करने की इच्छा करते हुए देखकर यान यल ने दुखी भाव से कहा, माँ, वह ब्रोकेड हमें अंकल द्वारा आवंटित किया गया था, हमें इसे वापस क्यों भेजना चाहिए? सन फैमिली ने यान येल के माथे पर थपथपाया, मुख्य निवास में हंगामा शुरू हो चुका है। अगर हम इसे अभी वापस नहीं करते हैं तो क्या हम दूसरों के आने और इसकी मांग करने का इंतजार करेंगे? यान येल ने निराशा से उत्तर दिया, चीजें देने के बाद वापस मांगना, आंटी ऐसा कैसे कर सकती हैं? यान येहुआन ने कहा, चाची कंजूस व्यक्ति नहीं है। मैंने सुना है कि यह कपड़ा विशेष रूप से बड़ी बहन के मामा द्वारा भेजा गया था और यह चाचा ही थे जिन्होंने गलती की। यान येल ने जवाब दिया, भले ही यह एक गलती थी, यह सिर्फ कपड़े के कुछ टुकड़े हैं, गलती को सुधारे बिना क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? न तो यान येहुआन और न ही सन फैमिली ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। यह केवल कपड़े के कुछ साधारण टुकड़े नहीं थे। जमींदार परिवार में जन्मे सन फैमिली खुद को जानकार मानते थे। जैसे ही उन्होंने ब्रोकेड को छुआ, उन्हें पता चल गया कि इसकी गुणवत्ता उन्हें पहले मिले ब्रोकेड से कहीं बेहतर थी।
सन फैमिली को चुप देखकर यान यल ने अपना हाथ हिलाया। माँ, मुझे यह कपड़ा बहुत पसंद है, क्या हम इसे नहीं रख सकते? बड़ी बहन सिर्फ एक व्यक्ति है, आंटी ने पहले ही उसके लिए बहुत सारे कपड़े बना लिए हैं। भले ही वह नए साल के लिए नए कपड़े न बनाए, फिर भी उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े होंगे। सन फैमिली ने अपनी आंखें घुमाई। यह वैसा नहीं है। आपकी बड़ी बहन ने अभी जो कपड़ा पहना है, वो उतना अच्छा भी नहीं है जितना आपने पहना है। आपकी चाची निश्चित रूप से अपनी ही बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। चलो, कपड़े वापस करने के लिए माँ के साथ चलते हैं। यान यल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जब से बड़ी बहन आई है, आंटी को अब हमारी कोई परवाह नहीं है। एक शब्द भी कहे बिना सन फैमिली ने पीछा किया, लेकिन यान येहुआन ने मन में सोचा कि एक भतीजी की तुलना स्वाभाविक रूप से किसी की अपनी बेटी से नहीं की जा सकती। शुनगक्सिन प्रांगण। आंटी लिन को खबर मिली और उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। फिर कुछ अनिच्छा से ब्रोकेड को देखते हुए, जिसे अभी तक हटाया नहीं गया था, और अपनी बेटी की अनिच्छा को नजरअंदाज करते हुए, उसने नौकरानी को ब्रोकेड को उठाने और जल्दी से मुख्य आंगन की ओर चलने का निर्देश दिया। मुख्य प्रांगण। दाओहुआ जितनी तेजी से भाग सकती थी आंगन में भागी। जल्दबाजी के कारण उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। हालांकि उसने मामले का केवल सार ही सुना था, अपनी मां के आज्ञाकारी और सौम्य व्यवहार और दूसरों के साथ बहस करने की उसकी अनिच्छा के बारे में सोचते हुए, उसने सहज रूप से महसूस किया कि यह उसका सौतेला पिता रहा होगा जो उसकी मां को धमका रहा था। उसकी मां बहुत नाजुक थी, उसे जाकर मदद करने की जरूरत थी, अन्यथा कौन जानता था कि उसे किस प्रकार की बदमाशी सहनी पड़ेगी। हालांकि जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा था, यान वेनशियो और यान वेनकई ने उसे एक तरफ खींच लिया। बड़े भाई, चौथे भाई, मुझे जाने दो, मुझे माँ से मिलने जाना है। दाओहुआ ने संघर्ष किया, उन हाथों को छुड़ाने की कोशिश की जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। यान वेनशियो ने कहा, बड़ी बहन, दादी अंदर हैं। तो फिर मुझे भी अंदर जाना होगा। अपने बिग ब्रदर को बोलने में झिझकते हुए और अपने सामान्य रूप से मुखर चौथे ब्रदर को परेशान देखकर, दाओहुआ के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिग ब्रदर, फोर्थ ब्रदर, आप मुझे पकड़कर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यान वेनशियो ने दाओहुआ की ओर देखा और उसके शब्दों को मापा। बड़ी बहन, पिताजी और माँ के बीच झगड़े का कारण यह था कि आपके मामा द्वारा भेजा गया कपड़ा पिताजी द्वारा हर घर में दिया गया था। मैं सोच रहा था, यदि आप स्वेच्छा से इसे छोड़ दें, तो शायद यह मुद्दा सुलझ सकता है। चैप्टर 53। स्टेयरकेस सीढ़ी। दाओहुआ यान वेनशियो की बातें सुनने के बाद रुक गया, कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, बड़े भाई, मैं अपने माता पिता को लड़ते हुए भी नहीं देखना चाहता, लेकिन चूंकि उपहार विशेष रूप से अंकल ने मुझे दिया था, अगर मैंने अब इसे अस्वीकार करने की पहल की तो क्या मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा? और साथ ही माँ मेरी रक्षा के लिए ऐसा कर रही है। अगर मैं अभी खड़ा हो जाऊं और कहूं कि मुझे यह नहीं चाहिए, तो क्या मैं उनकी सच्ची भक्ति और गहरी चिंता की सराहना करने में असफल नहीं हो जाऊंगा? यह यान वेनशियू स्तब्ध था। उसने केवल अपने माता पिता को विवाद में पड़ने से रोकने के बारे में सोचा था और अन्य पहलुओं पर पूरी तरह से विचार नहीं किया था। दाओहुआ की बातें सुनकर उसने स्वीकार किया कि उनमें कुछ सच्चाई थी और फिलहाल उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अपने स्पष्टवादी बड़े भाई को अपनी सबसे बड़ी बहन द्वारा अवाक कर दिया गया देखकर यान वेनकाई ने तुरंत अपनी आंखों में सितारों के साथ दाओहुआ की ओर देखा। सबसे बड़ी बहन प्रभावशाली है। अपने बड़े भाई की सौम्य और परिष्कृत उपस्थिति के बावजूद वह परिवार के भीतर तर्क करने में माहिर था, और उसके किसी भी भाई बहन ने कभी भी तर्क वितर्क में उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। कभी कभी जब वह पढ़ना नहीं चाहता था, तो उसका भाई उससे इस तरह से बात करता था कि वो उसके अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता था और महसूस करता था कि जन्म लेने के कारण ही वह जीवन में अच्छा प्रयास करने के लिए बाध्य है। हालांकि उसका भाई अच्छा चाहता था, फिर भी लगातार निगरानी में रहना उसके लिए बहुत थका देने वाला हो सकता था। अब अपनी सबसे बड़ी बहन को अपने बड़े भाई से आगे निकलते हुए देखकर वो वास्तव में उछलकर तालियां बजाना चाहता था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह बहुत उत्साहित हो पाता,
यान वेनकाई को यान वेनशियू ने कड़ी नजर से देखा और तुरंत अपना आपा खो बैठा। यान वेनशियू ने फिर से दाओहुआ की ओर देखा। सबसे बड़ी बहन, यह सिर्फ कपड़े के कुछ टुकड़े हैं, यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप इसे बना रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहेंगे कि हमारे माता पिता इतनी छोटी सी बात पर नाखुश हों, ठीक है। इन शब्दों से दाओहुआ को कुछ असहजता महसूस हुई। वो उस कपड़े के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थी जो दे दिया गया था, उसके लिए कपड़े सिर्फ आरामदायक होने चाहिए। हालांकि उसे अंकल के इरादों और मैडम ली के उसके प्रति विचार की परवाह थी। इसके अलावा उसके सौतेले पिता ने उसकी मां से सलाह किए बिना ली परिवार से नए साल के उपहार आवंटित किए थे, जो अपने आप में उसकी पत्नी के प्रति अनादर का एक रूप था। यदि वह अभी खड़ी होती और कहती कि उसे कपड़ा नहीं चाहिए, तो वह स्थिति को शांत कर सकती थी, लेकिन ऐसा करना मैडम ली के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कीमत पर होगा। दाओहुआ को चुप रहते और कुछ न बोलते देख यान वेनशियू ने भौहें चढ़ा ली और मुख्य द्वार की ओर देखा। कुछ आकृतियां सामने आ रही थीं। उन्हें चिंता थी कि स्थिति और बिगड़ जाएगी। कृपया साइट स्टोरीज C0M पर जाएं, शायद आप मनोरम लघु कहानियों का आनंद लेंगे। वर्तमान में यह यान झिगाओ और उनकी पत्नी के बीच एक छोटा सा संघर्ष था। जैसा कि कहा जाता है, विवाहित जोड़े के बीच झगड़ा कोई गंभीर बात नहीं है और वे बिस्तर पर ही सुलझ जाएंगे। जब तक मामला मुख्य प्रांगण से बाहर नहीं जाता और उन्होंने दरवाजा बंद नहीं कर दिया, वे इसे किसी भी तरह से हल कर सकते थे जो उन्हें उचित लगे। लेकिन अगर दूसरे आंगन के लोग इसमें शामिल हो गए, तो चीजें जटिल हो जाएंगी। उसके पिता सदैव उसके चेहरे की परवाह करते थे। एक बार जब उन्हें परिवार के सदस्यों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उनकी मां का जीना मुश्किल हो गया। यान वेनशियू ने फिर से कहा, सबसे बड़ी बहन, यह लगभग साल का अंत है, और यह आप पहली बार सभी के साथ इसे मना रही हैं। आप हर किसी को दुखी नहीं करना चाहते, है ना? इन शब्दों पर दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, बड़े भाई, यह कहना अनुचित बात है। ऐसा कैसे है कि मैं ही सबको दुखी कर रहा हूँ? कृपया बड़े भाई कारण बताएं ताकि आपकी बहन ध्यान से सुन सके। यान वेनकाई ने अपने भाई और बहन को बहस की ओर झुकते देखा और तुरंत हस्तक्षेप किया। आह, बड़े भाई, मुझे लगता है कि दादी हमारे माता पिता के मामले पर नजर रख रही हैं। हमें उनके बच्चों के रूप में इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। क्या हमें करना चाहिए? यह कहते हुए उसने यान वेनशियू के देखने का इंतजार नहीं किया, इसके बजाय वह दाओहुआ की ओर मुड़ा। सबसे बड़ी बहन, कोई अपराध नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भाई एक पिता की तरह है। अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद उसने दाओहुआ को इशारे से यान वेनशियू से माफी मांगने का संकेत दिया। दाओहुआ ने इसे देखा, अपने होंठ भींचे और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यान वेनकाई ने अपनी बहन पर नजर डाली जो माफी मांगने को तैयार नहीं थी और फिर अपने बड़े भाई पर, जो गुस्से में लग रहा था, और उसे भारी सिरदर्द महसूस हुआ। उसे क्या करना चाहिए? उसने अपने भाई को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, और वो अपनी बहन को संभाल नहीं सका। बीच में फंसना बहुत असुविधाजनक था। इसी समय लोगों का पहला समूह मुख्य प्रांगण में दाखिल हुआ। यह वो परिवार था जिसके हाथों में ब्रोकेड का एक बोल्ट था। उसने 3 यान भाई बहनों पर नजर डाली और तेजी से मुख्य कमरे में चली गई। बड़े भाई, मैं धन्यवाद कहने आया हूँ। मैंने इतना सुंदर ब्रोकेड पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा अनुभव प्राप्त करने देने के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे यह ब्रोकेड आपको अवश्य लौटाना होगा। बड़े भाई, जल्दी मत करो, मेरी बात तब तक सुनो जब तक मेरी बात पूरी न हो जाए। यान परिवार में शादी करने में सक्षम होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरा परिवार गरीब है, फिर भी बड़े भाई और भाभी ने कभी मुझे तुच्छ नहीं समझा, और वे हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। लेकिन हर कोई अपनी स्थिति जानता है। मुझे कच्चा काम करने की आदत है, इसलिए ऐसी सामग्री से बने कपड़े पहनना मुझे शोभा नहीं देता। सौभाग्य से मैं अब माँ और घर के मुखिया के साथ शहर चला गया हूँ, और मुझे नियमित आधार पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
मैं अपना अच्छी तरह से ख्याल रख सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि भविष्य में मैं निश्चित रूप से ऐसे कपड़ों के लिए उपयुक्त हो जाऊंगा। हालांकि मैंने सुना है कि फैशनेबल सामग्री नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वे पुरानी हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा, क्यों न पहले उनका उपयोग दाओहुआ के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाए। भविष्य में अगर कुछ बेहतर होगा, चाहे भाभी मुझे दे या नहीं, मैं बेशर्मी से उसे मांगने आऊंगा। वू परिवार के शब्दों को दरवाजे पर खड़े यान परिवार दाओहुआ के 3 भाई बहनों ने स्पष्ट रूप से सुना। उन तीनों ने राहत की सांस ली। किसने सोचा होगा कि तीसरी आंटी, जो आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करती, वास्तव में इतनी प्रभावशाली ढंग से बोल सकती हैं। यान वेनकाई चकित दिखे, और यान वेनशियु भी। वह सुनो, वह पिताजी की गरिमा की रक्षा करने में कामयाब रही और मुख्य शाखा के प्रति तीसरी शाखा का आभार व्यक्त किया। उसके माता पिता इस समय अविश्वसनीय रूप से प्रभावित होंगे। दाओहुआ ने दोनों की ओर तिरछी नजर से देखा, उसे कम मत समझो, ठीक है। तीसरे चाचा और तीसरी चाची चालाक नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में दिल से सबसे दयालु हैं। इसी समय दूसरी शाखा के लोग आ गए। मैडम सन, यान येहुआन और यान यल के साथ मुख्य प्रांगण में दाखिल हुई। दाओहुआ और उसके भाई बहनों को बाहर खड़ा देखकर उसने येहुआन और यल को भी बाहर रहने दिया, जबकि वह खुद 2 लंबाई के ब्रोकेड के साथ मुख्य कमरे में चली गई। हम्फ, यान यल दाओहुआ से अप्रसन्न और उदासीन दिखे। उसे वास्तव में सामग्री के वे 2 टुकड़े पसंद आए जो उनके चाचा ने उन्हें दिए थे। अगर इसे कपड़े में बनाया जाए, तो जूके के और अन्य लोग उससे बहुत ईर्ष्या करेंगे। लेकिन अब बड़ी बहन की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए। उस समय दाओहुआ का पूरा ध्यान कमरे पर था। जहां तक यल की खर्राटे की बात है, उसने इसे केवल एक क्षणभंगुर नजर से देखा। आवाज लगाने के तुरंत बाद यान येहुआन ने यान यल को चेतावनी भरी नजर से देखा। बाद में, हालांकि यान यल अभी भी अप्रसन्न, झिझकती हुई दिख रही थी, लेकिन उसने कोई और आवाज नहीं निकाली। कमरे के अंदर मैडम सन ने और भी खूबसूरती से बात की। बड़े भाई, मुझे यह सामग्री बहुत पसंद है। मैं तुरंत इसे काटकर कपड़े बनवाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बेटियां येहुआन और यल इससे सहमत नहीं थीं। बोलो क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्हें यह पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें लगा कि दाओहुआ इतने लंबे समय से शहर में है और उन्होंने उसे कोई उपहार नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों न उधार के फूलों के साथ एक बुद्ध को भेंट किया जाए। इस सामग्री का उपयोग कपड़े के 2 सेट बनाने के लिए किया जाए और उन्हें उपहार के रूप में दाओहुआ को दिया जाए। जब मैंने यह सुना, तो मैंने तुरंत सहमति में दोनों हाथ उठाए। इसलिए मैं भाभी को ढूंढने के लिए सामान लेकर आया हूँ। हम उन्हें खुद बनाने की सोच रहे थे, लेकिन भाभी का स्वाद मुझसे बेजोड़ है, इसलिए इस सामग्री की सिलाई से भाभी को परेशानी होगी। आपको हमारी प्यारी दाओहुआ को सुंदर ढंग से तैयार करना होगा। येहुआन और यल बहुत समझदार हैं, यान झिगाओ की आवाज ने कहा। कमरे के बाहर दाओहुआ, यान वेनशियु और यान वेनकाई सभी ने अंदर की बातचीत सुन रहे थे। यान येहुआन और यान यल की ओर अपनी आंखें घुमाईं। यान येहुआन ने कमरे के अंदर से अपने चाचा की अत्यधिक प्रशंसा सुनी और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। गाल और कान कुछ लाल हो गए और अपना सिर झुका लिया। दूसरी ओर यान यल ने खुद की तारीफ सुनकर गर्व से अपना सिर उठाया और दाओहुआ पर अहंकार भरी नजर डाली। वू फैमिली और मैडम सन के सेटअप की बदौलत मास्टर बेडरूम में माहौल में काफी सुधार हुआ। जब सभी ने सोचा कि मामला यहीं शांत हो जाएगा, आंटी लिन यान येशुन के साथ आई। चैप्टर 54, चेहरे पर तमाचा। आंटी लिन और यान येशुन को मुख्य प्रांगण में चलते देखकर दाओहुआ ने सहज रूप से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब से उसने पहले दिन काउंटी गवर्नर के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर अपने पिता की उपपत्नी को देखा, तब से उसके मन में उसके लिए एक स्वाभाविक नापसंदगी महसूस हुई। चाहे वह मैडम ली से पहले बूढ़ी मैडम यान से मिलने की जल्दी हो, या पिछवाड़े में उसकी बाद की हरकतें, सब कुछ दर्शाता है कि उसकी कमजोर उपस्थिति के नीचे वह बेचैन महत्वाकांक्षाएं रखती थी। इसके अलावा इस महिला को अपने पिछले जीवन के उपन्यासों में सफेद कमल और हरी चाय के पात्रों की तरह कमजोर व्यक्ति की भूमिका निभाने का शौक था।
जब आंटी लिन ने देखा कि दाओहुआ और अन्य लोग मौजूद थे, तो यान यशुन के साथ दरवाजे पर आने से पहले उनकी आंखें थोड़ी चमक गईं। यान वेंशियू को देखकर मुस्कुराईं, नौकरानी के हाथों से कपड़े के कई रोल लिए और जल्दी से मुख्य कमरे में चली गईं। दाओहुआ ने देखा कि कैसे उसके सबसे बड़े भाई ने आंटी लिन के अभिवादन के जवाब में लापरवाही से सिर हिलाया और उसकी भौहें थोड़ी सी हिल गईं। किनारे पर खड़े यान यल ने देखा कि आंटी लिन के हाथों में उनसे भी अधिक कपड़ा था, और उसने तुरंत यान यशुन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, जो आज्ञाकारी रूप से यान वेंशियू के पास खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे। तार्किक रूप से, यदि सबसे बड़े चाचा परिवार की महिला सदस्यों की संख्या के आधार पर वितरण कर रहे थे, तो उन्हें सबसे अधिक कपड़ा मिलना चाहिए था। दरअसल, सबसे बड़े चाचा चाची लिन और उनकी बेटी के प्रति स्पष्ट रूप से पक्षपाती थे। यह सोचते हुए, यान यल ने अचानक अपनी आंखें उठाईं और आंतरिक रूप से उपहास करते हुए दाओहुआ की ओर देखा। तो क्या हुआ अगर उसकी बड़ी बहन यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी? अपने सबसे बड़े चाचा की कृपा के बिना उसे कपड़ों के लिए अपने हिस्से का कपड़ा भी नहीं मिल पाता था। दाओहुआ ने यान येल की निगाहों में सहानुभूति के संकेत के साथ मिश्रित शाडेनफ्रूट का पता लगाते हुए अंदर ही अंदर आह भरी। प्राचीन काल में बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते थे। यान येल अभी 8 साल की नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही काफी सक्रिय था। दाओहुआ ने अब उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपना ध्यान घर के अंदर केंद्रित कर दिया। आंटी लिन के प्रवेश करने के बाद पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर किसी कारण से यान झिगाओ अचानक मुख्य कमरे से बाहर आया और रोते हुए आंटी लिन को गुस्से में अपने पीछे खींच लिया। यह देखकर बाहर इंतजार कर रहे सभी युवा चौंक गए। हालांकि दाओहुआ की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने शांति से अपने घटिया पिता को नाजुक दिखने वाली आंटी लिन को घसीटते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि उस महिला ने निश्चित रूप से परेशानी खड़ी कर दी है। रोते हुए आंटी लिन ने कहा, हे प्रभु, मैं गलत बोल गई। मैं एक नीच उपपत्नी हूँ, और यशुंग, जो मुझसे पैदा हुई थी, एकमात्र उपपत्नी की बेटी है और सबसे बड़ी युवा कुमारी से तुलना करने के लायक नहीं है। यान झिगाओ ने गुस्से में जवाब दिया, वैध हो या न हो, मेरी नजर में वे सभी एक जैसे हैं। अपने आप को छोटा मत समझो। यीशु किसी से कम नहीं है। मैं आज खुद को स्पष्ट कर दूंगा, इस घर में दाओहुआ के पास जो कुछ भी है, यीशु के पास भी होगा। मैडम ली जैसे ही कमरे से बाहर निकली, यह सुनकर लड़खड़ा गईं। यदि सन परिवार और वो परिवार का समर्थन न मिला होता, जो उसके ठीक पीछे थे, तो वह लगभग जमीन पर गिर गई होती। जब दाओहुआ ने यह देखा, तो वह तेजी से आगे बढ़ी और मैडम ली का बेहद ठंडा हाथ पकड़ लिया। अपनी मां की ओर देखते हुए, जिसके गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, दाओहुआ ने उदासीनता से उस पिता की ओर देखा जो आंगन में अपनी मालकिन की रक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा, वैध बेटियां और रखेलों की बेटियां एक समान हैं। वह अपनी वैध पत्नी को कहाँ छोड़ता है, जो घरेलू मामलों को कड़ी मेहनत से संभालती है और काफी दहेज लाती है। यान झिगाओ ने मैडम ली का पीलापन देखा और तुरंत महसूस किया कि उनके शब्द बहुत कठोर हो सकते हैं। उसने कुछ कहना चाहा, अपने होंठ हिलाए, लेकिन उसका गौरवपूर्ण स्वाभिमान उसे अपनी पत्नी के सामने झुकने की अनुमति नहीं दे रहा था, इसलिए वह वहीं गतिरोध में खड़ा रहा। यान झिगाओ को कुछ हद तक दोषी देखकर चाची लिन ने अपना सिर झुका लिया और रोना जारी रखा, मेरे स्वामी, कृपया ऐसी बातें न कहें। मैं अपनी निम्न स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और किसी भी असाधारण आशा को रखने की हिम्मत नहीं करती। फुगूंग ब्रोकेड जैसी कीमती वस्तुएं केवल सबसे बड़ी युवा मिस के पहनने के लिए उपयुक्त हैं। ये शुंग योग्य नहीं है। यह सुनकर यान झिगाओ के चेहरे पर अपराध का कोई भी निशान तुरंत गायब हो गया। जैसे ही वह फिर से कुछ कहने ही वाला था, दाओहुआ बोला, आंटी लिन, मेरे पिता की उपपत्नी के रूप में मुझे उनकी बेटी के रूप में आपकी आलोचना करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि जिस तरह से आप इतने सारे लोगों के सामने बार बार सबसे बड़ी युवा मिस का जिक्र करती हैं, मैं आपसे यह पूछने के लिए काफी उत्सुक हूं कि मैंने आपके साथ कहां गलत किया है कि आपको हर मोड़ पर मुझ पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करने की जरूरत महसूस होती है।
आंटी लिन के होंठ हिले, मानो कुछ समझा रहे हों, लेकिन दाओहुआ ने उन्हें मौका नहीं दिया। इसके अलावा, आपने अभी जो कहा उससे मैं काफी हैरान हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। हालांकि मेरी चौथी बहन की माँ मेरी अपनी है, आप उसकी जन्मदात्री माँ हैं, और वह आपके द्वारा ही पाली गई है। उसकी भावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा करने, उसे इतनी जोर से और लगातार अपमानित करने के लिए आप कितने हृदयहीन होंगे। दाओहुआ ने यान येशुन पर नजर डाली, जो वहां स्तब्ध खड़ा था, और जारी रखा, मेरी चौथी बहन के पिता लिनी काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट हैं। वो फुगून ब्रोकेड पहनने की हकदार कैसे नहीं है? यान येशुन की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, पिछले वर्षों में क्या माँ ने आपके भोजन और कपड़ों की उपेक्षा की है? दाओहुआ के सवाल के कारण आंगन में मौजूद सभी लोग यान येशुन की ओर देखने लगे। अचानक इतनी सारी निगाहें अपनी ओर देखकर घबराहट महसूस करते हुए यान येशुन ने आंटी लिन की ओर देखे बिना बस सिर हिलाया। यह देखकर दाओहुआ ने आंटी लिन की ओर देखते हुए उपहास किया, आंटी लिन, देखो, यहाँ तक चौथी बहन भी खुद इसे स्वीकार करती है। मेरी माँ ने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। शुरू से अंत तक यह आप ही थे जिन्होंने अपनी ही बेटी को अपमानित किया। नहीं, मैंने नहीं किया। दाओहुआ ने टोकते हुए कहा, आंटी लिन, जब मैं अपने पुराने घर में थी, तो मैंने लोगों को यह कहते सुना कि कुछ लोग जो गरीबी से डरते हैं, वे दूसरों की संपत्ति का लालच करना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि उस पर अपना दावा करना भी चाहते हैं। लेकिन किसी का सामान बाहरी लोगों को कैसे दिया जा सकता है? आखिरकार वे मूर्ख नहीं हैं। अच्छी चीजों को स्वाभाविक रूप से अपने परिवार के भीतर ही रखा जाना चाहिए। इसलिए वे लोग बेईमान तरीकों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, और एक तरीका है जिसे वे सबसे अधिक उपयोग करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? वर्चस्व करते समय कमजोरी का दिखावा करना। वे दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपनी दयनीय उपस्थिति का उपयोग करते हैं, ताकि अपने दिल में अपने अकथनीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आंटी लिन, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग बेहद घृणित हैं? मौन। मुख्य प्रांगण में मौत जैसा सन्नाटा। हर कोई स्तब्ध होकर मैडम ली के पास खड़े दाओहुआ को देखता रहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी स्पष्ट और निर्दयता से आंटी लिन के छिपे हुए चेहरे को उजागर कर देगी। यान झियुआन, जिसने अभी अभी खबर सुनी थी और आया था, ने दाओहुआ को निर्विवाद प्रशंसा के साथ देखा, यह महसूस करते हुए कि इस क्षण में उसने पहली बार अपनी भतीजी को सही मायने में पहचाना। प्रभावशाली। जब उसने उसे शरणार्थियों की मदद के लिए उदारतापूर्वक धन और सामग्री दान करते देखा, तो उसने सोचा कि उसकी यह भतीजी असाधारण थी। अब उसे हमेशा भेष बदलने वाले लिन परिवार से कांपते हुए और खड़े होने के लिए एक भी पैर न होने के कारण बाहर जाते हुए देखकर वह वास्तव में आश्वस्त हो गया था। इसमें शामिल व्यक्ति यान झिगाओ भी सदमे से भरा हुआ था। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में आंटी लिन गिरने वाली थी। टकराना। अंत में आंटी लिन इतनी शर्मिंदा थी कि वह अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। उनके पास बचने के लिए बेहोशी का नाटक करने की अंतिम उपाय रणनीति का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसके जमीन पर गिरने से ठीक पहले दाओहुआ की आवाज फिर से आई, ओह, और मैं यह कहना भूल गया, जब चीजें गलत होंगी तो ऐसे लोग बेहोश होने का नाटक करेंगे। बेहोश आंटी लिन की कसकर बंद पलकें एक पल के लिए अनियंत्रित रूप से हिली। उस पल में यान झिगाओ अंततः वास्तविकता में वापस आ गया, तुरंत चाची लिन का समर्थन करने के लिए घुटने टेक दिया, और असंतोष के साथ दाओहुआ की ओर देखा, आप, एक आश्रित लड़की, आपने ऐसी बकवास कहाँ से सुनी? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ग्रेट अंकल ही थे जिन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया महिलाओं के लिए कठिन है, और अधिक देखना, अधिक सुनना फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए, जब किसी विश्वासघाती या किसी ऐसे व्यक्ति का सामना होता है जो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता है, तो कोई भी पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर नहीं होगा, बिना इसका एहसास किए भी। यह सुनकर यान झिगाओ को लगा कि उसके गाल और उसके कानों की जड़ें बेवजह गर्म हो रही हैं, और उसने महसूस किया कि आंगन में अन्य लोग उस पर नजरें चुरा रहे हैं,
जिससे वह क्रोधित और शर्मिंदा हो गया। उन्होंने मैडम ली से कहा, देखो आपने कितनी अच्छी बेटी को पाला है। अब वह मुझे, अपने पिता को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। मैडम ली ने जवाब देना चाहा, लेकिन दाओहुआ ने अपना हाथ निचोड़ लिया और यान झिगाओ पर मुस्कुराया। पिताजी, क्या आप गलत नहीं हैं? यह हमेशा कहा गया है कि यदि कोई बच्चा अविवाहित है, तो यह पिता की गलती है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी बच्चे में पुत्रवधू की कमी माँ की गलती हो। पिता, आपको खुद पर विचार करना चाहिए। यान झिगाओ ने अवाक और अविश्वास से दाओहुआ को देखा। बस, तुम सब चुप हो जाओ। दादी यान, नानी सुन द्वारा समर्थित, बाहर चली गईं और दाओहुआ को तीखी नजर से देखा। यह देखकर कि उसकी दादी की अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं थी, दाओहुआ ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जल्दी से मैडम ली के पीछे छिप गई। दादी यान ने उसकी ओर कुछ अजीब तरीके से अपनी आंखें घुमाईं और फिर आंगन में यान झिगाओ की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा, जो अपनी बेटी के साथ भी बहस जीतने में असमर्थ थी, और गुस्से में बोली, क्या आप जिन नौकरों को यहाँ पाले हैं वे सिर्फ मुफ्त में खाने के लिए हैं? एक उपपत्नी का पतन हो गया है। क्या आपको वास्तव में नीचे झुककर व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करने की जरूरत है? फिर वह आंगन में मौजूद अन्य लोगों की ओर मुड़ी, और तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या आप इस बुढ़िया के आपको भोजन के लिए आमंत्रित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? स्क्रैम, तुम सिर्फ तुम्हें देखकर मुझे चिड़चिड़ा बना रहे हो। तुरंत आंगन में लोग पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गया। चैप्टर 55, प्रत्येक परिवार की अपनी कठिनाइयां होती हैं। आंटी लिन की निराश बेहोशी और यान परिवार की मौन स्वीकृति के बीच ब्रोकेड की घटना समाप्त हो गई। तब से यान परिवार में हर किसी के मन में दाओहुआ की प्रतिष्ठा किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गई जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वो एक सख्त चरित्र वाली महिला थी, जो घर के मुखिया के चेहरे पर भी थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती थी। माँ, क्या ब्रोकेड को मूल रूप से फुगुंग ब्रोकेड कहा जाता था? ब्रोकेड को सहलाते हुए अपनी बेटी की खुशी भरी अभिव्यक्ति को देखकर मैडम ली को लगा कि उसकी निराशा कुछ कम हो गई है। माँ को उम्मीद नहीं थी कि आपके चाचा ने जो कपड़ा भेजा है वो फुगुंग ब्रोकेड है। दाओहुआ ने ऊपर देखा, क्या फुगुंग ब्रोकेड बहुत महंगा है? मैडम ली ने सिर हिलाया, महंगा एक पहलू है, मुख्य बात यह है कि इसे पकड़ना मुश्किल है। इस प्रकार का कपड़ा आमतौर पर केवल अधिकारियों और कुलीनों को ही आपूर्ति किया जाता है, आम लोग शायद ही इसके संपर्क में आ सकें। दाओहुआ थोड़ा प्रभावित हुआ, मेरे चाचा वास्तव में मेरे लिए अच्छे हैं। व्यापारी, हालांकि अमीर थे, प्राचीन काल के सख्त सामाजिक पदानुक्रम में कई चीजें प्राप्त करने में असमर्थ थे। वह नहीं जानती थी कि उसके चाचा, जिनसे वह कभी नहीं मिली थी, ने फुगुन ब्रोकेड के इन रोल्स को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया था। सौभाग्य से वे बरामद हो गए, अन्यथा वह वास्तव में अपने चाचा के गहरे स्नेह का बदला लेने में विफल रही होती। मैडम ली ने दाओहुआ के सिर पर हाथ फेरा, उसकी आंखें प्यार और कोमलता से चमक रही थीं। उनकी बेटी के उनके लिए खड़े होने से वास्तव में उन्हें सांत्वना महसूस हुई। हालांकि जाने से पहले अपने पति की अप्रिय अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए उसने यह कहने का फैसला किया, भविष्य में जब आप बात करें तो अपने पिता के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। हम्फ, दाओहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आज पहले से ही बहुत संयमित था। अगर यह मेरे स्वभाव पर निर्भर होता तो मैं और भी कठोर शब्द कह सकता था। उसमें एक महत्वपूर्ण दोष था, वह यह था कि वह अपनी आंखों में किसी भी प्रकार का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर कोई उसे परेशान कर दे तो वह अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए न तो तैयार होती थी और न ही ऐसा करने की इच्छुक होती थी। ब्रोकेड के साथ हुई घटना के बाद उसके सौतेले पिता, उसके विचार में, कुछ हद तक पक्षपाती से पूरी तरह से बदमाश बन गए थे। उसके साथ शांति से बातचीत करने में सक्षम होना पहले से ही उसकी सबसे बड़ी सहनशीलता थी। अरे बच्चे, तुम बोलते बोलते अधिक उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैडम ली ने दाओहुआ का माथा थपथपाया। माँ, दाओहुआ ने अपनी बांह मैडम ली के चारों ओर लपेटते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हैं, अपने हर काम में हमेशा पिता का ध्यान रखती हैं। लेकिन उसके बारे में क्या?
वह आपके प्रयासों को हल्के में लेता है और उनकी बिल्कुल भी सराहना नहीं करता है। वह कहना चाहती थी कि एक बदमाश को छोड़ना उचित नहीं है, लेकिन मैडम ली को चोट पहुंचाने के डर से उसने अपने होंठ हिलाए, फिर अपने शब्दों को निगल लिया। मैडम ली ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता। अंत में, दोष स्वयं माँ पर है। मैं एक व्यापारी परिवार से आती हूँ, और तुम्हारे पिता से शादी करना निश्चित रूप से उच्च लक्ष्य था। आप अभी भी युवा हैं, इस बात से अवगत नहीं हैं कि लोग स्थिति और पहचान को कितना महत्व देते हैं। विशेष रूप से आपके पिता जैसा कोई विद्वान, जो आमतौर पर व्यापारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। आपके पिता से शादी करने से पहले माँ वास्तव में उपेक्षा के लिए तैयार थी। फिर भी माँ भाग्यशाली हैं। हालांकि आपके पिता मैडम लिन का कुछ हद तक समर्थन करते हैं, फिर भी वह मेरा सम्मान करते हैं और प्रमुख मामलों में निष्पक्ष रहने में सक्षम हैं। बचपन में मेरी कुछ बहनें थीं जिनकी परिस्थितियां कठिन हो गई थीं। उनके पतियों ने पत्नियों के स्थान पर रखेलों को प्राथमिकता देते हुए अपना दहेज बर्बाद कर दिया, और कुछ को मौत की पीड़ा झेलनी पड़ी। देखो, दूसरों की तुलना में क्या माँ ज्यादा खुश नहीं है? जब तक तुम और तुम्हारे दोनों भाई ठीक हैं, माँ को किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दाओहुआ ने मैडम ली की ओर देखा, उसकी आंखों में क्षणभंगुर उदासी और उसके दिल में खटास महसूस हुई। एक पल की चुप्पी के बाद उसने उस महिला को गले लगा लिया जो मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। कौन सी महिला अपने पति का स्नेह नहीं चाहेगी? लेकिन हकीकत में इतनी लाचारी है जो उन्हें धैर्य चुनने और समझौता करने के लिए मजबूर करती है। यदि पिता व्यापारियों से इतना घृणा करते हैं, तो उन्होंने आपसे शादी क्यों की? चूंकि उन्होंने आपसे शादी की, इसलिए उन्हें आपके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैडम ली ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई, तुम्हारे पिता गैर जिम्मेदार नहीं हैं। तुम्हारे पिता से शादी करने के बाद उन्होंने अभी भी तुम्हारे चाचा और अन्य लोगों की अच्छी देखभाल की है। एक जीजा जो काउंटी मजिस्ट्रेट है, उसके होने से बहुत सारी परेशानी से बचा जा सकता है। विवाह एक पुरुष और एक महिला के मिलन के बारे में है। अब तक माँ का आपके पिता से विवाह, चाहे यान परिवार के लिए या ली परिवार के लिए, फायदेमंद रहा है। दाओहुआ ने ऊपर देखा, लेकिन आपके बारे में क्या? मैडम ली मुस्कुराई, आप और आपके दोनों भाई आपके पिता द्वारा मुझे दिए गए सबसे अच्छे उपहार हैं। मैडम ली के चेहरे पर नाराजगी का कोई निशान न देखकर दाओहुआ का दिल भर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और उसने अपना सिर वापस उसके आलिंगन में छिपा लिया। उसकी माँ उसके पिता, उसके दो भाइयों और उसे अपने दिल में सबसे ऊपर रखती है, हमेशा विचारशील रहती है, लेकिन कभी भी अपना ख्याल नहीं रखती। अपनी बेटी के चेहरे पर दया के भाव देखकर मैडम ली को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। वो अब इस कहावत को गहराई से समझ गई, बेटी माँ की छोटी सूती गद्देदार जैकेट होती है। क्या यह निकटता का प्रतीक नहीं है? उसके संघर्षों को जानना, उसके लिए खड़ा होना। मैडम ली ने प्यार से दाओहुआ की पीठ थपथपाई, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो फिर से चिंतित हो गईं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के जिद्दी और उग्र स्वभाव के बारे में सोचा। लोग अक्सर शांत और सौम्य लड़कियों को पसंद करते हैं। अपनी बेटी जैसे चरित्र के साथ उसे सचमुच डर था कि उसे भविष्य में कष्ट झेलना पड़ सकता है। यदि ली परिवार मजबूत होता, तो बेटी का झगड़ालू होना ठीक होता, क्योंकि इसे स्पष्टवादिता के रूप में देखा जाता। लेकिन अगर उसके पति की पदोन्नति नहीं हो पाती और वो काउंटी मजिस्ट्रेट बना रहता, तो उसकी बेटी के स्वभाव को दबंग कहकर आलोचना की जा सकती थी। उनके पति ने इस बार शरणार्थियों को बसाने में अच्छा काम किया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अगले वर्ष आगे बढ़ सकेगा। भले ही वह नहीं कर सका, बाद में कुछ हद तक समृद्ध काउंटी में स्थानांतरित किया जाना भी अच्छा होगा, ताकि वह अपने 3 बच्चों के लिए और अधिक बचत करने के तरीके ढूंढ सके। वेनशियू की पीढ़ी के बड़े होने के बारे में सोचकर, फिर भी यान परिवार के नाम पर कुछ नहीं था, वह बेहद चिंतित महसूस कर रही थी। सगाई के उपहार, दहेज, पैसे की हर जगह जरूरत होती है। हालांकि ब्रोकेड का मुद्दा सुलझ गया था, लेकिन काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े में माहौल कुछ अजीब बना हुआ था। उदाहरण के लिए, उस घटना के बाद
यान झिगाओ शुनगक्सन कोर्टयार्ड में रुके थे। बूढ़ी मैडम यान द्वारा कई बार डांटे जाने के बाद वह अनिच्छा से आराम करने के लिए मुख्य प्रांगण में लौटने के लिए सहमत हो गया। हालांकि जैसे जैसे वह बेहतर होता गया, मैडम ली ने अभी भी उसके लिए नीचे उतरने के लिए कोई अलंकारिक सीढ़ी नहीं बढ़ाई थी। कई बार वह मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार तक चला गया, लेकिन अंत में वापस शुनगक्सन प्रांगण की ओर मुड़ गया। चंद्र नववर्ष नजदीक आने के साथ मैडम ली उत्सव के लिए चीजें तैयार करने में व्यस्त थी, साथ ही दहेज की दुकानों और खेतों की साल भर की आय का हिसाब किताब भी संभालने में व्यस्त थी। इतनी व्यस्त थी कि उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। दाओहुआ को स्थिति के बारे में पता था, लेकिन मैडम ली को याद दिलाना उसके दिमाग में नहीं आया। उसके विचार में उसका सौतेला पिता बिगड़ गया था। पहले जब भी कुछ होता था तो मैडम ली ही सबसे पहले आत्मसमर्पण करती थीं। इस बार ब्रोकेड के साथ घटना उसकी वजह से हुई, फिर भी वह अपनी पत्नी के सामने अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं था, जो विभिन्न मामलों में व्यस्त थी। इसके अलावा अब जबकि उसकी मां इस हद तक व्यस्त थी कि वह जमीन को भी नहीं छू पा रही थी, यदि उसका सौतेला पिता मुख्य आंगन में लौट आता तो उसकी मां को उसकी सेवा करने में समय बिताना पड़ता और फिर उसके पास वास्तव में आराम करने का समय नहीं होता। चूंकि यही मामला था, तो ऐसा ही होगा। और शुनगक्सन प्रांगण वास्तव में अभूतपूर्व रूप से शांतिपूर्ण था। इतने सारे लोगों के सामने दाओहुआ द्वारा इतने खुले तौर पर और सूक्ष्मता से ताना मारे जाने के बाद, यहाँ तक अपनी मोटी त्वचा वाली आंटी लिन भी थोड़ी देर के लिए दूसरों का सामना नहीं कर सकी। जहाँ तक परिवार की दूसरी शाखा का सवाल है, वे सभी चतुर थे और स्वाभाविक रूप से इस समय कोई हंगामा नहीं करेंगे। और तीसरी शाखा कभी भी मामलों में हस्तक्षेप करने वाली नहीं थी। जल्द ही 12वें चंद्र महीने की 20वीं तारीख आ गई। इस दिन काउंटी स्कूल ने अपनी छुट्टियां शुरू कर दी और यान वेनक्स्यू, यान वेनजी, यान वेनकाए और यान वेनबिन कक्षा से मुक्त हो गए, जिससे काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े में कुछ जीवन वापस आ गया। बड़ी बहन, आप और वेनताओ अब तक क्या कर रहे हैं? यान वेनताओ मुख्य प्रांगण में गया था और वहां दाओहुआ को न पाकर वह सीधे तीसरी शाखा में गया और उसने यान वेनताओ के साथ एक स्नोमैन बनाते हुए दाओहुआ को आंगन में पाया। दाओहुआ मुड़ा और उसे देखकर उसकी मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर फैल गई। चौथे भाई, यहाँ आओ, तुम मजबूत हो, बर्फ हटाने में मेरी मदद करो। यान वैनकाई, तो मैं सिर्फ ताकतवर हूँ, है ना? हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक था, लेकिन उसके कार्य ईमानदार थे। उसने पास से एक फावड़ा उठाया और दोनों के साथ मिलकर हिममानव का निर्माण किया। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, चौथे भाई, हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, और एक बार जब हम इसमें अच्छे हो जाएंगे, तो आइए दादी के लिए भी एक बनाएं। यान वेनकाई ने सिर हिलाया, जरूर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वैसे आपके गमले में लगे पौधे कैसे हैं? क्या वे जीवित बचे? दाओहुआ, मैं कौन हूँ? खेती में छोटे विशेषज्ञ, बेशक वे बच गए। यान वेनशियू और यान वेनकाई दोनों उसके गौरवपूर्ण आचरण को देखकर हंसे। यान वेनकाई, नए साल के बाद पिता अपनी राजनीतिक उपलब्धियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रांतीय शहर जा रहे हैं। यदि आपके गमले में लगे पौधे आकर्षक हैं, तो आप पिता को उन्हें हमारे सबसे बड़े चाचा के घर लाने के लिए कह सकते हैं। यह सुनकर दाओहुआ की आंखें चमक उठी, सच में? यान वेनकाई ने सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। हर 3 साल में काउंटी मजिस्ट्रेट की जांच की जाती है, कौन जानता है कि इस बार पिता को पदोन्नत किया जाएगा या नहीं। नए साल के बाद वह 13 वर्ष का हो जाएगा और पहले से ही कई मामलों से परिचित होगा। उन्हें पता था कि उनके पिता की संभावित पदोन्नति उनके परिवार के भविष्य के विकास से संबंधित थी। हाल ही में उनके सबसे बड़े भाई ने इस बात का जिक्र बार बार किया था। दाओहुआ और यान वेनताओ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। इस मामले में उनका कोई कहना नहीं था और चुप्पी ही सबसे अच्छा विकल्प था। कुछ ही समय में तीनों के सहयोग से एक हिममानव ने आकार ले लिया। प्रक्रिया के बीच में जैसे ही यान वेनताओ हिममानव के लिए आंखें और नाक ढूंढने गया, यान वेनकाई ने दाओहुआ को धक्का दिया। भ्रमित होकर दाओहुआ ने पूछा, यह क्या है?
यान वेनकाई ने बोलने से पहले चारों ओर देखा। जब हम वापस जाएंगे तो आपको सबसे बड़े भाई से माफी मांगनी चाहिए। दाओहुआ ने अपना सिर घुमा लिया। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? यान वेनकाई ने हताशा में अपना सिर रगड़ा। क्या आप जीवन भर सबसे बड़े भाई से बात नहीं करने की योजना बना रहे हैं? दाओहुआ, तो फिर वह मुझसे माफी क्यों नहीं मांगता? यान वेनकाई ने दाओहुआ के सिर पर थपथपाया। तुम छोटी बहन हो, वह बड़ा भाई है। किसी बड़े भाई ने कभी अपनी छोटी बहन से माफी कब मांगी है? दाओहुआ को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। जो गलत है उसे माफी मांगनी चाहिए, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यान वेनकाई ने अपनी आंखें चौड़ी की। तुम्हारे पास इतने सारे गलत विचार क्यों हैं? दाओहुआ की निगाहें मित्रवत नहीं थी। क्या चौथे भाई को लगता है कि ये गलत विचार हैं? तो क्या आप किसी दिन मुझे धमकाने की तैयारी कर रहे हैं और फिर मेरे आपसे माफी मांगने का इंतजार करेंगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। यान वेनकाई ने तुरंत इनकार कर दिया, फिर तुरंत विषय बदल दिया। नया साल लगभग आ गया है। अगर आप इसे सबसे बड़े भाई के साथ रखेंगे, तो माँ जब इसे देखेगी तो खुश नहीं होगी। दरअसल यह सुनकर दाओहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। यान वेनकाई अंदर से प्रसन्न थी। वास्तव में माँ का आह्वान प्रभावी था। माँ के लिए बड़ी बहन भी पिता से भिड़ने की हिम्मत करेगी, और माँ की खुशी के लिए वो निश्चित रूप से सबसे बड़े भाई के साथ सुलह कर लेगी। अध्याय 56। दूर के और करीबी रिश्तेदार। दाओहुआ वास्तव में यान वेनशियू से बहुत परेशान नहीं था। हालांकि वह उस दिन उसकी कही गई कुछ बातों से असहमत थी, लेकिन वह इस पर नाराजगी रखने वालों में से नहीं थी। विशेष रूप से यह देखते हुए कि उसका सबसे बड़ा भाई अभी 10 साल से अधिक का किशोर था, उसे इस मुद्दे पर बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए यान वेनकाई के बहुत परेशान करने के बाद उसने अनिच्छा से झेगुई कोर्टयार्ड की यात्रा की। जैसे ही वे आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी। प्रवेश करने पर उन्हें पता चला कि परिवार की दूसरी शाखा के सदस्य यान वेनजी, यान येहुआन, यान यल, साथ ही यान वेनबिन और यान येशुंग सभी वहां थे। समूह आंगन में 6 तरफा जियो मंडप में इकट्ठा हुआ था, चाय का आनंद ले रहा था और कविता पढ़ रहा था। यह देखकर कि उसका सबसे बड़ा भाई यान वेनबिन और यान येशुन के साथ घनिष्ठता से बातचीत कर रहा था, दाहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ और उसने यान वेनकाई से पूछा, चौथा भाई, क्या सबसे बड़े भाई के वेनबिन और येशुन के साथ अच्छे संबंध हैं? यान वेनकाई ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, सबसे बड़े भाई का प्राइमर शिक्षक लिन द्वारा पढ़ाया गया था, और वह वेनबिन और येशुन के साथ तब से करीब हैं जब वे छोटे थे। यह सुनकर दाहुआ दंग रह गया और उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा, सबसे बड़े भाई का शिक्षक आंटी लिन का छोटा भाई कैसे हो सकता है? क्या वे नहीं जानते कि मुख्य पत्नी और रखेले स्वाभाविक शत्रु हैं? भले ही दोनों पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकें, फिर भी उपपत्नी के भाई द्वारा मुख्य पत्नी के वैध बड़े बेटे को पढ़ाना सही नहीं लगेगा यदि बात फैल गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस युग के रीति रिवाजों के अनुसार रखेलों को ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। जब उपपत्नियों के रिश्तेदार आते थे, तो उनका पारिवारिक आतिथ्य से स्वागत नहीं किया जाता था। शायद घर का मुखिया या मैडम उनसे मिले यदि उनका पक्ष लिया गया, लेकिन यदि नहीं, तो उन्हें 2 या 3 नौकरों द्वारा भेज दिया जाएगा। क्या उसके घटिया पिता को रुतबे और पद का विशेष ध्यान नहीं है? यहाँ तक वह एक व्यापारी में जन्मी मैडम को भी हेय दृष्टि से देखता है ना? वह ऐसी निरर्थक व्यवस्था के लिए कैसे सहमत हो सकता है? यान वेनकाई ने दाओहुआ की तरह दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं की और अपना सिर खुजलाया। मुझे उस समय के बारे में ज्यादा याद नहीं है जब मैं छोटा था। ऐसा लगता था कि उस समय पिता काउंटी मजिस्ट्रेट बन गए थे और काफी व्यस्त थे, और माँ को घरेलू मामलों का प्रबंधन करना था। तभी चाची लिन का भाई उनसे मिलने आया, और चाची लिन ने यह सुझाव देने की पहल की कि शिक्षक लिन को सबसे बड़े भाई का प्राइमर शुरू करना चाहिए। हम्फ, दाओहुआ ने उपहास किया। अब और पूछने की जरूरत न रही। जैसे ही उसकी प्रिय पत्नी ने बात की, उसके सस्ते पिता इतने अभिभूत हो गए होंगे कि वह सहमत हो गए। मंडप में अपने सबसे बड़े भाई को फिर से देखकर
जो अपने सौतेले भाई और सौतेली बहन के साथ घनिष्ठता से बातचीत कर रहा था, दाओहुआ को आंटी लिन की रणनीति की गहरी समझ प्राप्त हुई। आंतरिक अदालतों में उसे परिवार के मुखिया का समर्थन प्राप्त था और उसके वैध ज्येष्ठ पुत्र के साथ अच्छे संबंध थे, और काउंटी गवर्नर कार्यालय में उसका भाई एक शिक्षक के रूप में रणनीतियां तैयार कर रहा था। सचमुच आंटी लिन का घर के अंदर और बाहर दोनों जगह गहरा प्रभाव था। यदि आंटी लिन का परिवार गरीब नहीं होता, तो यान परिवार में उनका प्रभाव निस्संदेह मैडम ली से अधिक होता। दाओहुआ चौथा भाई, क्या सबसे बड़ा भाई अभी भी शुंगक्सन कोर्टयार्ड के साथ निकट संपर्क रखता है? यान वेनकाई ने देखा कि दाओहुआ परेशान लग रहा था। उसे याद आया कि यह बहन शुंगक्सन कोर्टयार्ड के लोगों से बहुत प्यार नहीं करती थी और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, जब से उसने काउंटी स्कूल में जाना शुरू किया है, तब से सबसे बड़ा भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आमतौर पर वेनबिन और यशून के बड़े भाई से अपने सवालों के लिए मदद मांगने के अलावा उसका शुंगक्सन कोर्टयार्ड से लगभग कोई संपर्क नहीं है। सच कहूं तो वह आंटी लिन को भी पसंद नहीं करता था, और जहां तक वेनबिन और यशून की बात है, उसने वास्तव में कभी भी उनके साथ तस्वीर नहीं खींची थी। चौथा भाई, सबसे बड़ी बहन। मंडप में समूह ने दाओहुआ और यान वेनकाई को आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा और तुरंत उन्हें बुलाया। चलो चलें। यान वेनकाई ने दाओहुआ को पकड़ लिया और तेजी से पवेलियन की ओर चल दिए। चौथा भाई, जैसे ही उन्होंने मंडप में कदम रखा, छोटे बच्चे यान यशुंग, यान यल और यान वेनबिन सभी खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। लेकिन जहां तक दाओहुआ का सवाल है, यान येल अभी भी नाखुश थी क्योंकि उसके पास नए साल की खूबसूरत पोशाक के लिए कपड़ा नहीं था, और वह स्पष्ट रूप से इन दिनों अच्छे मूड में नहीं थी। दाओहुआ को देखकर उसने स्वाभाविक रूप से मित्रवत चेहरा नहीं दिखाया। उसने न केवल दाओहुआ को नजरअंदाज किया बल्कि यान येहुआन को भी रोका, जो उसका स्वागत करना चाहता था। दूसरी ओर यान यशुंग और यान वेनबिन के दाओहुआ के साथ बातचीत शुरू करने की संभावना भी कम थी। दाओहुआ की वजह से आंटी लिन अभी भी शुंगक्सन कोर्टयार्ड में अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी, और दोनों ने उनके खिलाफ एक मजबूत शिकायत रखी। एक पल के लिए पवेलियन का माहौल कुछ अजीब सा हो गया। यान वेनजी, जिनकी स्थिति में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, तनाव कम करने के लिए कदम उठाने के किसी भी इरादे के बिना मुस्कुराते हुए एक तरफ बैठे दृश्य को देख रहे थे। यान वेनशियू ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो अपने छोटे भाई बहनों द्वारा अलग थलग थी, और आह भरी, बड़ी बहन ने यहाँ आने का फैसला क्यों किया? इन शब्दों पर दाओहुआ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे दूसरों की उपेक्षा की परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके मन में इन तथाकथित भाइयों और बहनों के लिए कोई वास्तविक भावना नहीं थी। लेकिन उसे अभी भी अपने सबसे बड़े भाई की कुछ परवाह थी, जिसकी माँ भी वही थी। क्या आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं, बड़े भाई? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यान वेनशियू की भौहें सिकुड़ गईं। उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसकी बड़ी बहन का स्वभाव कुछ हद तक जंगली था, और वह बिल्कुल भी धीरे से बात नहीं करती थी। बड़ी बहन ने ऐसा क्यों पूछा? बड़े भाई आपका स्वागत कैसे नहीं कर सकते? यान वेनशियू के पास खड़े होकर यान यशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार से उसकी बांह को खींचते हुए कहा, बड़े भाई, आप मेरी बात से सहमत हैं, है ना? यान वेनशियू ने मुस्कुराते हुए और दाओहुआ की ओर देखते हुए सिर हिलाया। बड़ी बहन बहुत संवेदनशील हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ सके। हम कविता लिखते, आओ हमारे साथ जुड़ें। दाओहुआ मुस्कुराया, बड़े भाई, ऐसा लगता है कि आप आमतौर पर मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना? मैं लंबे समय से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से ही कविता कैसे लिख सकता हूँ? यान वेनशियू की अभिव्यक्ति रुक, उसने वास्तव में इस पर विचार नहीं किया था। यान यशुंग ने यान वेनशियू की ओर देखा और बातचीत की कमान संभाली। बड़ी बहन, कृपया बड़े भाई को दोष न दें। बड़े भाई को पढ़ाई करनी होती है और कभी कभी उसे मेरी और पांचवें भाई की हमारी शंकाओं में मदद करनी होती है। वह जानबूझकर बड़ी बहन की उपेक्षा नहीं करता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मंडप में मौजूद सभी लोग यान यशुन की ओर देखने लगे।
यान वेनजी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। माँ सही थी, जैसे ही बड़ी बहन आई, सबसे बड़े घर में कभी कोई उदासी का पल नहीं आया। बड़ी बहन कोई उकसाने वाली नहीं थी, न ही तीसरी बहन। यान वेनशयू के दिल में एक हल्की सी नाराजगी फैल गई। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और अधिक समझने लगा, वह जानबूझकर खुद को शुंगक्सन कोटयाद से दूर कर रहा था। फिर भी वह येशुंग और वेनबिन पर ज्यादा कठोर नहीं हो सका। दाओहुआ ने यान येशुंग को एक उदासीन नजर से देखा, उसे अनदेखा किया और मेज पर रखी पेस्ट्री की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ वास्तव में पक्षपाती है, बड़े भाई के लिए इतनी स्वादिष्ट पेस्ट्री ला रही है। लेकिन बड़े भाई, आपने तीसरे भाई और छठे भाई को भी क्यों नहीं बुलाया? वे ही हैं जो इनका सबसे अधिक आनंद लेते हैं। जैसे ही वह बोली, वो पेस्ट्री का एक टुकड़ा लेने पहुंची। यान येशुंग ने फिर से कहा, उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया, बड़ी बहन, पेस्ट्री मेरे चाचा ने भेजी थी, और मैं ये तीसरे और छठे भाई को आमंत्रित करना भूल गई थी। पहले पहले हम हमेशा इसी तरह काम करते थे, इसलिए मैंने तीसरे और छठे भाई को आमंत्रित करने के बारे में नहीं सोचा। बड़ी बहन, नाराज मत हो, मैं जाकर तीसरे भाई को बुलाऊंगा। और क्या आप थक गए हैं? दाओहुआ ने अचानक यान येशुंग को बाधित किया। यान येशुंग हैरान था, उसे ठीक से समझ नहीं आया कि दाओहुआ का मतलब क्या है। टकराना। दाओहुआ ने अपने हाथ में रखी पेस्ट्री को वापस मेज पर फेंक दिया, अपने हाथों से धूल हटाए और फिर यान येशुंग की ओर देखा, मुझे लगता है कि आप और आपकी चाची काफी थक गए हैं। बोलने के बाद उन्होंने मंडप में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा, आप सभी अपनी कविता जारी रखें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। बड़ी बहन, मेरा इंतजार करो, मुझे कविता लिखना भी नहीं आता। यान वेनकाई ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई पेस्ट्री को गिरा दिया और जैसे ही दाओहुआ वहां से निकला, उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब वह आंगन से बाहर निकली, तो दाओहुआ ने मंडप में भाई बहनों की ओर देखा, जो यान येशुन को सांत्वना देने में व्यस्त थे, और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। बड़ी बहन, तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? अपने चौथे भाई को देखकर, जिसने उसे हौंफते हुए पकड़ लिया था, दाओहुआ की मुस्कान और भी वास्तविक हो गई। मुझे डर है कि अगर मैं बहुत धीमी गति से क्लूंगी, तो मुझे दिखावा करने की बीमारी हो सकती है। चलो, मैं तुम्हें दादी के घर ले जाऊंगी और कुछ स्वादिष्ट खिलौगी। इन शब्दों पर यान वेनकाई की आंखें चमक उठी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। इतना कहकर उसने दाओहुआ का हाथ पकड़ा और उसके साथ भागा। जहां तक बड़े भाई और बड़ी बहन के बीच मेल मिलाप की बात है, उसने बहुत पहले ही इसे अपने दिमाग से निकाल दिया था। जियो मंडप में यान वेनशियू ने उनकी पीछे हटती आकृतियों को देखा, उसकी निगाहें क्षण भर के लिए चमक उठी। चैप्टर 57, टू क्लियरली डिवाइडेड, बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित। बड़ी बहन, आपने यह डिस्टिला का अनाज कैसे बनाया? यह बहुत स्वादिष्ट है। सोंघे प्रांगण में यान वेनकाई ने नाटकीय ढंग से कहा। दाओहुआ ने डिस्टिलर के अनाज को पी लिया, अपने चंचल चौथे भाई और अपने ईमानदार तीसरे भाई पर नजर डाली, जो उसे निगल रहा था, और चुपचाप अपना सिर हिलाया। बूढ़ी मैडम यान ने उसे पूरी तरह गंभीर देखा और उसके सिर पर थपथपाया। ऐसा कैसे हुआ कि केवल तुम दोनों ही हो? तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? दाओहुआ ने उदासीनता से उत्तर दिया, बड़े भाई और दूसरे भाई कविता लिखने में व्यस्त हैं। बूढ़ी मैडम यान ने कहा, चूंकि आपने डिस्टिलर का अनाज खोल लिया है, इसलिए कुछ उन्हें भी भेज दीजिए। दाओहुआ ने अपना कटोरा नीचे रख दिया। दादी, बड़े भाई और अन्य लोग इस समय फुक्सियांग रेस्तरां से खरीदे गए चीनी केक का आनंद ले रहे हैं। वे डिस्टिलर के अनाज पर नजर भी नहीं डालेंगे। इसके अलावा आज बहुत कुछ नहीं बना है, और यह नए साल के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। बूढ़ी मैडम यान ने उस पर तिरछी नजर डाली, फिर तुमने इसे इतनी जल्दी क्यों खोला? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, अपने तीसरे भाई और चौथे भाई को धन्यवाद देने के लिए। तीसरे भाई ने मुझे गमले में पौधे उगाने में मदद की और चौथे भाई ने मुझे स्नोमैन बनाने में मदद की। मुझे अपना आभार प्रकट करना होगा। बूढ़ी मैडम यान ने तुरंत दाओहुआ के सिर पर फिर से थपथपाया। तो
जिन लोगों ने आपकी मदद नहीं की, उन्हें आपके व्यंजनों का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। दाव हुआ, अपना माथा ढंकते हुए जल्दी से बूढ़ी मैडम यान से दूर चली गई। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मैं मूर्ख बन सकती हूँ। बूढ़ी मैडम यान ने क्रोधित होकर कहा, तुम मूर्ख हो। मैं देख रही हूँ कि तुम अंदरूनी और बाहरी लोगों के बीच अंतर करना अच्छी तरह से जानते हो। पुराने घर में मैंने तुम्हें कभी इतना छोटा नहीं देखा। यहाँ आने के बाद से तुम अपने परिवार के साथ इतना हिसाब किताब कैसे करने लगी हो? दाओहुआ ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया, क्योंकि जब मैं बाहरी लोगों को डटी हूँ तो वे मेरे प्रति आभारी होंगे, लेकिन अगर मैं तथाकथित परिवार को डटी हूँ तो वे इसे हल्के में लेते हैं। कृतज्ञता को भूल जाए, अगर मैं एक बार भी अच्छा नहीं करती तो वे शिकायत भी कर सकते हैं। ऐसा होने पर हर किसी के साथ व्यवहार करते समय शुरू से ही अपने सिद्धांतों पर कायम रहना बेहतर है। जो लोग मेरे लिए अच्छे हैं, मैं उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। जो नहीं है, उन्हें मुझसे संत की भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर बूढ़ी मैडम यान आश्चर्यचकित रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी 9 साल की पोती इतनी ज्ञानवर्धक बात कहेगी। हालांकि अपनी अंतर्दृष्टिपूर्णता के बावजूद इसमें एक उदासीनता छिपी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनके जैसे बड़े और संपन्न परिवार के लिए परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव अपरिहार्य था। परिवार की एक बुजुर्ग के रूप में स्वाभाविक रूप से वो उनके बीच सद्भाव और स्नेह की आशा करती थी। बूढ़ी मैडम यान ने ऊपर देखा और अपनी पोती को देखा, जिसने पहले ही अपने 2 पोतों के साथ खेलना शुरू कर दिया था, और आंतरिक रूप से आह भरी। वो इस पोती को समझती थी जिसे उसने बचपन से पाला था। सबके प्रति उसके आमतौर पर प्रसन्नचित्त व्यवहार के बावजूद बहुत कम लोग वास्तव में उसके दिल तक पहुंच पाते थे। इतने लंबे समय तक लिनी काउंटी में रहने के बाद यान परिवार के जिन लोगों की वह वास्तव में परवाह करती थी, वे उसकी सबसे बड़ी बहू और उसका चौथा पोता था। उसने अनुमान लगाया कि उसके सबसे बड़े बेटे, उसके पिता सहित अन्य लोगों को उसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। अफसोस, यह कहना मुश्किल था कि उनकी पोती का सशक्त व्यक्तित्व और विचार अच्छे थे या नहीं। यान वेनकाई को और अधिक डिस्टिलर के अनाज जोड़ने के बारे में देखकर बूढ़ी मैडम यान ने तुरंत इसे सील कर दिया। ठीक है, आपने आज के लिए पर्याप्त पी लिया है, अब और नहीं पीना है। इतना कहने के बाद उसने उन तीनों को बिना किसी और चर्चा के बाहर निकाल दिया। बूढ़ी मैडम यान अपने सबसे बड़े पोते की देखभाल करती थी और उसके और अपनी सबसे बड़ी पोती के बीच संबंध सुधारने की कोशिश करती थी। आखिरकार पोती को भविष्य में अपने बड़े भाई पर निर्भर रहना होगा। इसलिए उस शाम जब सबसे बड़ा पोता उनका सम्मान करने आया, तो बूढ़ी मैडम यान ने उसके लिए डिस्टिलर के अनाज का एक कटोरा निकाला। इसे आजमाएं, आपकी बहन ने इसे बनाया है, उसने विशेष रूप से आपके लिए कुछ बचाया है। सबसे बड़े पोते के रूप में यान वेंशियू को हमेशा अपनी जिम्मेदारियां याद रहती थीं और वह छोटी उम्र से ही खुद को सख्त मानकों पर रखता था, जिसके कारण वह आरक्षित और चुप रहने लगा और शायद ही कभी अपनी भावनाओं को दिखाता था। इस समय बूढ़ी मैडम यान के शब्दों को सुनकर यान वेंशियू के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। धन्यवाद दादी, उसे अपनी छोटी बहन द्वारा बनाई गई चीजें बहुत पसंद थी। अध्याय 58, पत्नी और उपपत्नी। वेनहुई, तुम्हें क्या हुआ है? यान झिगाओ ने हमेशा की तरह शुनगक्सन कोर्टयार्ड का दौरा किया और आंगन में प्रवेश करने पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी प्यारी उपपत्नी ने दरवाजे पर उसका स्वागत नहीं किया जैसा कि वह आमतौर पर करती थी। उसने चुपचाप कमरे में कदम रखा और अपनी उपपत्नी को पूरी तरह से निष्क्रिय विचारों में खोया हुआ पाया। मालिक आ गए हैं। यान झिगाओ को देखकर उपपत्नी लिन ने तुरंत अपनी गहरी परेशान अभिव्यक्ति को दूर कर दिया और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। यान झिगाओ ने उसका हाथ थाम लिया और चिंता से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें मेरे आने की भनक तक क्यों नहीं लगी? उपपत्नी लिन ने अपना सिर हिलाया। बोलते समय उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव झलक रहा था। मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कुछ बेकार विचारों में खोई हुई थी। यान झिगाओ ने फिर पूछा, वास्तव में मामला क्या है?
उपपत्नी लिन झिझकी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने इसके बारे में बेहतर सोचा। यान झिगाओ ने आह भरी और उपपत्नी लिन के हाथ को थपथपाया। मुझे पता है कि हाल ही में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा। आपके ज्ञान और तर्क के साथ, एक बार जब वह समझ जाएगी कि आप कितने अच्छे हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से आपको स्वीकार कर लेगी। जहां तक दाओहुआ की बात है, उस लड़की को उसकी माँ ने इतना बिगाड़ दिया है कि वापस लौटना संभव नहीं होगा। मैं भविष्य में उसे उचित अनुशासन दूंगा, लेकिन वह अभी भी छोटी है, और अगर उसने कुछ आपत्तिजनक कहा है, तो इसे दिल पर न लें। इन शब्दों पर उपपत्नी लिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैं सिर्फ एक उपपत्नी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़ी मैडम या सबसे बड़ी युवा महिला मेरे साथ क्या करती है। मैं इसे सहन करूंगी, और मुझे इसे सहन करना चाहिए। लेकिन यिशुंग और वेनबिन यान परिवार के मांस और खून हैं। उन्हें मेरी वजह से कष्ट नहीं उठाना चाहिए। यान झिगाओ ने कॉन्सुबाइन लिन के शब्दों में निहितार्थ का पता लगाया और उसे आश्वस्त किया, क्या मैंने इसे पहले नहीं कहा है? हमारा परिवार वैध और अवैध जन्म के उन नियमों का पालन नहीं करता है जो अन्य बड़े घराने करते हैं। मेरे दिल में वेनबिन और यिशुंग विनशियो और अन्य से अलग नहीं है। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उपपत्नी लिन स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई। मास्टर का अपने बच्चों के प्रति गहरा प्यार मेरे लिए स्पष्ट है, और मुझे पता है कि आप उनके साथ समान व्यवहार करेंगे। मुझे बस इसी बात की चिंता है, इसके बारे में ऐसा नहीं है। यान झिगाओ हैरान था। तो फिर आप किस बारे में चिंतित हैं? उपपत्नी लिन ने यान झिगाओ की ओर देखा और अंत में कहने से पहले साहस जुटाया, सबसे बड़ी युवा महिला। वह वास्तव में वेनबिन को नापसंद करती है और यिशुंग। यान झिगाओ ने भौहें चढ़ाईं। दाओहुआ ने अब क्या किया है? उपपत्नी लिन ने तुरंत जवाब दिया, यह कुछ खास नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आज वेनबिन और यिशुंग अपने छोटे भाई द्वारा झेगुई कोर्टयार्ड में भेजी गई पेस्ट्री ले गए, और हमारे घर से कई युवा महिलाओं और मास्टर्स को संयुक्त काव्य रचना के लिए आमंत्रित किया। सबसे बड़ी युवा महिला भी गई, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि पेस्ट्री यिशुंग और अन्य लोगों द्वारा लाई गई थी, उसने उन्हें फेंक दिया दूर। यह सुनकर यान झिगाओ के चेहरे पर तुरंत गुस्सा झलक आया। उनकी अभिव्यक्ति को देखकर कॉन्सुबिन लिन ने ध्यान से जारी रखा, उसके बाद सबसे बड़ी युवा महिला झेगुई आंगन छोड़कर बूढ़ी मैडम के घर चली गई। फिर उसने घर की युवतियों और स्वामियों को किण्वित चावल खिलाया। फिर भी यिशुंग और वेनबिन को आमंत्रित नहीं किया गया। यह कहने के बाद उपपत्नी लिन का स्वर और अधिक तीव्र हो गया। मैं सबसे बड़ी युवा महिला के पास जो कुछ है उसका लालच नहीं कर रही हूँ, लेकिन यिशुंग और वेनबिन उसे अपनी बहन के रूप में देखते हैं। अब उसका स्पष्ट पक्षपाती व्यवहार भविष्य में उनके भाई बहन के प्यार को प्रभावित कर सकता है। यान झिगाओ अचानक खड़ा हो गया। उसका गुस्सा स्पष्ट था। मैं मुख्य प्रांगण में जा रहा हूँ। आप बाद में डिनर के लिए यिशुंग और वेनबिन को ले जाएं। यान झिगाओ को गुस्से से जाते हुए देखकर कॉन्सुबाइन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। लिन का चेहरा। यान यी, आपने मुझे यान परिवार के सामने इतना अपमानित कर दिया कि इस नए साल में आपके लिए यह आसान समय नहीं होगा। दीदी। तभी शिक्षक लिन अंदर आए। उपपत्नी लिन आश्चर्यचकित थी। छोटे भाई, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? शिक्षक लिन ने कहा, जब तुम्हें धमकाया गया तो मैं तुमसे मिलने कैसे नहीं आ सकता था। काउंटी गवर्नर का कार्यालय इतना बड़ा नहीं है, हालांकि आगे और पीछे के आंगन अलग अलग हैं। फिर भी अगर कुछ होता है, तो आप हमेशा एक या दो बातें पता लगा सकते हैं। उपपत्नी लिन ने सांत्वना महसूस की। यह सिर्फ एक छोटी लड़की की हरकतें हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन उसे संभाल सकती है। शिक्षक लिन ने अपना सिर हिलाया। यान परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला भले ही युवा हो, लेकिन वह असाधारण रूप से बुद्धिमान है और दिखने और आचरण दोनों में आकर्षक है। बहन, आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा उसके पीछे बूढ़ी मैडम भी हैं। उपपत्नी लिन ने उपहास किया, तो क्या हुआ अगर वह बुद्धिमान है? इस तरह के जंगली स्वभाव के साथ उसे लोगों का स्नेह जीतने में कठिनाई होगी। आप नहीं जानते, उस दिन उसने न केवल गुप्त रूप से मेरा मजाक उड़ाया,
बल्कि मालिक के खिलाफ परोक्ष आलोचना भी की। वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। अगर ऐसा कुछ और बार हुआ तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो पूरी तरह से मालिक का पक्ष खो देगी। एक बेटी जो बूढ़ी मैडम की सुरक्षा के बावजूद भी मालिक का अनुग्रह नहीं रखती, वह क्या हलचल मचा सकती है। शिक्षक लिन को पता था कि उसकी बहन वास्तव में क्रोधित है और कुछ सोचने के बाद उसने कहा, बहन, अब आप जो कर रही हैं वो पर्याप्त नहीं है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि सबसे बड़ी युवा महिला पूरी तरह से मास्टर का पक्ष खो दे, जब तक यह बाहर नहीं निकलता, पारिवारिक मामले सुलझना आसान है। यदि सबसे बड़ी युवा महिला बाहर के लोगों को अपमानित करती है तो ही मालिक को परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसे कड़ी सजा देनी होगी। उपपत्नी लिन की आंखें चमक उठी, क्या आपके पास कोई योजना है? शिक्षक लिन ने उत्तर दिया, इसे मुझ पर छोड़ दो। आपको बूढ़ी मैडम की और आलोचना से बचने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उपपत्नी लिन ने आह भरी और अपना माथा रगड़ा, मुझे नहीं पता कि अब बूढ़ी मैडम को कैसे खुश किया जाए। टीचर लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं अभी भी आपके पास हूँ। आदमी लाख करे वही होता है, जो मंजूर एक खुदा होता है। बूढ़ी मैडम तुम्हें पसंद करने लगेंगी। क्या इन सभी वर्षों में काउंटी गवर्नर कार्यालय के आगे और पीछे के प्रांगणों में आपकी प्रशंसा करने की होड़ नहीं मची है? उपपत्नी लिन भी मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने व्यंग्य किया, जब से सबसे बड़ी युवती आई है, मुझे एक भी दिन शांति का नहीं मिला। मुझे वाकई उम्मीद है कि अगले साल इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। मुख्य प्रांगण। यान झिगो गुस्से में आ गया और कमरे में प्रवेश करने पर उसने मैडम ली को खाता बही की जांच करते हुए देखा। उसकी भौहों से एक अवर्णनीय थकान का पता चल रहा था। उसे देखकर वह सचमुच हैरान लग रही थी। आपने यहाँ आने का फैसला कैसे किया? यान झिगाओ की नजर मेज पर रखे मोटे बही खाते पर पड़ी और उसके दिल में अपराध की एक दुर्लभ भावना उमड़ पड़ी। वो काउंटी गवर्नर कार्यालय में अपने काम से थक गया था, लेकिन उसकी पत्नी घरेलू मामलों को प्रबंधित करने से उतनी ही थक गई थी। बस अपनी पत्नी की खातिर वह अस्थायी तौर पर अपनी बड़ी बेटी के साथ बहस करने से परहेज करेगा। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि उस समय उसकी पत्नी वास्तव में अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपने गृहनगर में छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन पितृभक्ति की खातिर और आंतरिक आंगन का प्रबंधन करने में उसकी मदद करने के लिए अपने हाथों को मुक्त करने के लिए वह अपनी आंखों में आंसू के साथ सहमत हुई थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी ने जो चरित्र विकसित किया था, वह आंशिक रूप से उनकी भी जिम्मेदारी थी। अब जबकि सबसे बड़ी बेटी अभी अभी उनकी पत्नी के पास लौटी है, तो यह अवश्यंभावी था कि उसे कुछ हद तक भोग दिया जाएगा, और उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके स्वभाव को फिर से समायोजित करने में कुछ समय लगेगा। यान झिगाओ सख्त चेहरे के साथ बैठ गया, क्या मुझे वापस आने की अनुमति नहीं है? मैडम ली ने अपने हाथों में बही खाता रखा और मुस्कुराते हुए कहा, यान परिवार में सब कुछ आपका है, आप जहां चाहें जा सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने बाहर की ओर देखा और देखा कि आकाश पहले से ही धुंधला हो रहा था। यह पहले से ही शाम है। हुआ। जब आप हिसाब किताब संतुलित कर रहे होते हैं तो समय वास्तव में उड़ जाता है। इसके साथ ही उसने किताबें पैक की और यान झिगाओ की ओर देखते हुए कहा, क्या आप आज रात मुख्य प्रांगण में भोजन कर रहे हैं, मेरे प्रभु? यान झिगाओ ने भावहीन ढंग से सिर हिलाया। मैडम ली मुस्कुराई, उनका स्वर कुछ अधिक प्रसन्न लग रहा था। फिर मैं तुरंत व्यंजन परोस दूंगी। भोजन के दौरान केवल यान झिगाओ और मैडम ली ही थे। यान झिगाओ, वेंशियू और अन्य कहाँ हैं? मैडम ली, बुढ़िया महिला ने उनसे अपने आंगन में खाना खाने के लिए कहा। एक चौथाई घंटे पहले बूढ़ी मैडम यान को यह पता था कि उनका पोता सक्रिय रूप से मुख्य प्रांगण में लौट आया है। उन्हें चिंता थी कि उनके पोते हाल ही में सुलझे हुए जोड़े को परेशान कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत सभी को वहीं रखने का फैसला किया। यान झिगाओ ने सिर हिलाया, अब विंशियू और अन्य लोग कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्हें निश्चित रूप से दादी के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। ठीक है, मैंने आज सुना कि दाओहुआ सभी के लिए कुछ किण्वित अनाज लाया है। मैडम ली ने यान झिगाओ पर एक नजर डाली,
उसकी अभिव्यक्ति छाया से ठंडी हो रही थी और उसने अपना सिर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है। दाओहुआ ने बहुत अधिक किण्वित अनाज नहीं बनाया। उसने कहा कि इसे नए साल की पूर्व संध्या के लिए बचाया जाना चाहिए। हालांकि आज बूढ़ी औरत अपने पोते पोतियों को सम्मान देते हुए देखकर खुश थी, इसलिए उसने उन्हें एक एक कटोरी पानी पिलाया। मूल रूप से बूढ़ी मैडम यान ने इसे अपने सभी पोते पोतियों को देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही यान वेंशियू एक कटोरा लेने ही वाली थी, यान वेंजी और अन्य लोग आ गए, और वह बहुत अधिक पक्षपात नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कटोरा निकालना पड़ा। यान येशुंग और यान वेनबिन को कोई समझ नहीं आने का कारण यह था कि बूढ़ी मैडम यान ने आंटी लिन के प्रति अपनी नापसंदगी बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। दोनों अपनी ही मां के प्रति द्वेष रखते हुए शायद ही कभी सोंगे कोर्टयार्ड जाते थे, और इस प्रकार वे चूक गए। यान झिगाओ ने आश्चर्य का भाव दिखाया। स्पष्ट रूप से उसे यह अनुमान नहीं था कि उसकी मां भी इस मामले में शामिल होगी। उन्हें इस तरह देखकर मैडम ली का चेहरा और भी भावहीन हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके हमेशा आज्ञाकारी पति ने इस समय मुख्य आंगन में जाने की जिम्मेदारी ली है। उसने कुछ अफवाहें सुनी होंगी। दिल में ठंडक के साथ मैडम ली ने उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि किण्वित अनाज का स्वाद काफी अच्छा होता है। यह अफसोस की बात है कि मैं उनकी मां के रूप में स्वाद के लिए एक कटोरा भी नहीं जुटा सकी। आखिरकार उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं पाला, स्नेह ही नहीं रहा। यह सुनकर पिंगजियो, जो मेज के पास खड़ा था, ने जल्दी से भीतरी कक्ष की ओर देखा। वहां एक छोटा नाजुक सफेद चीनी मिट्टी का जार बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। जार स्वादिष्ट किण्वित अनाज से भरा हुआ था। मैडम अपनी बातों से साफ साफ कुछ कह रही थी। वह आखिरी वाक्य उसके पति पर कटाक्ष था। निश्चित रूप से यान झिगाओ की अभिव्यक्ति कुछ हद तक अप्राकृतिक हो गई। यदि पिंग जियाओ जैसी एकमात्र नौकरानी लड़की समझ सकती है, तो प्रश्न में पार्टी के रूप में वह निश्चित रूप से और भी बेहतर जानता था। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वह बस अपना सिर नीचे कर सकता था और खाना जारी रख सकता था। मैडम ली, हे प्रभु, नया साल जल्द ही आ रहा है, मुझे तुरंत खाता पुस्तकों की जांच पूरी करनी होगी। आपको आज रात शुंगक्सिन कोर्टयार्ड जाना चाहिए, क्योंकि चाची लिन, एक उपपत्नी होने के नाते, इस समय लोगों की सेवा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दरार, चॉपस्टिक के फर्श पर गिरने की आवाज आई। यान झिगाओ अपनी आमतौर पर विनम्र पत्नी को स्तब्धता से देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसी बातें कह सकती है। लोगों की सेवा में उनकी भूमिका। मैडम वेनहुई के साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह कोई नौकरानी हो, उनके ही घर में पली बड़ी नौकरानी। मैडम ली शांति से अपना खाना खाती रहीं, उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। वापसी। चैप्टर 59, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैटरनल होम। मैडम ली और यान झिगाओ अपनी पिछली सम्मानजनक बातचीत पर लौट आए, फिर भी उनके बीच ऐसा माहौल था जिससे दाओहुआ को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मां अब उसके सौतेले पिता के प्रति उतनी विचारशील और सतर्क नहीं रही, जितनी उसके पहली बार आने पर थी। और उसका सौतेला पिता, खैर, वह अक्सर उसकी मां की ओर देखता था, कभी कभी बोलना शुरू करता था, फिर झिझकता था, जो बहुत अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सौतेले पिता ने आखिरकार मेरी मां के गुणों पर ध्यान दिया हो और उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो? आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? मैडम ली ने दाओहुआ का माथा थपथपाया। दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। बोलने के बाद उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया, एक हाथ से खाता बही पलटी और दूसरे हाथ से अबेकस पर क्लिक किया। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। इस अवधि में, जब तक मैडम ली की आंखें लाल नहीं हो गईं, तब तक उन्होंने खाता बही जांचते हुए देखा। उन्हें लगा कि एक बेटी के रूप में उन्हें कुछ बोझ साझा करने में मदद करनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से मैडम ली को सौंप दिया। वर्ष के अंत में इतनी व्यस्तता होने के कारण मैडम ली के पास अपनी बेटी को पढ़ना, रिकॉर्ड करना और खातों की गणना करना सिखाने का समय नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसकी बेटी का फिल्मी इरादा था और वह उसे निराश नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, ये देखते हुए कि उनकी बेटी पहले से ही 9 साल की है,
यह उनके लिए कुछ घरेलू प्रबंधन मामलों को सीखने का समय था। इस प्रकार मैडम ली ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर दाओहुआ को खाता बही पढ़ना सिखाया। धनी परिवारों की तुलना में मैडम ली का दहेज ज्यादा नहीं था, लेकिन मामूली यान परिवार में इसे निश्चित रूप से उदार माना जाता था। हालांकि इन वर्षों में परिवार के खर्च और यान झिगाव को दी गई चांदी काफी हद तक खर्च हो गई थी, फिर भी हमेशा साधन संपन्न और मितव्ययी मैडम ली परिवार की संपत्ति में कुछ जोड़ने में कामयाब रहीं। इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके पास देखने के लिए खाता पुस्तकों का ढेर होता था। मैडम ली ने मुस्कुराहट के साथ अपनी विचित्र बेटी को देखा। उनकी आवाज में कोमलता थी और उन्होंने कहा, यदि आपको खाता बही में कोई समस्या मिलती है तो बस उन्हें नोट कर लें, और जब आपकी माँ वापस आएंगी तो मैं उन्हें आपके लिए स्पष्ट कर दूंगी। बिना ऊपर देखे दाओहुआ ने उत्तर दिया, मुझे पता है माँ, आप अन्य कामों में व्यस्त हो जाती हैं। मन की शांति के साथ हिसाब किताब मुझ पर छोड़ दें। मैडम ली चुपचाप मुस्कुराईं, कुछ देर तक अपनी बेटी को गंभीरता से गणना करते हुए देखा और फिर चुपचाप पड़ोसी के लिए कमरे से बाहर चली गईं। मैडम, ये पिछले कुछ वर्षों में कुछ परिवारों द्वारा भेजे गए नए साल के उपहारों की सूचियां हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में नए साल के उपहारों का आदान प्रदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि यह परिवारों के बीच संबंधों और सद्भावना के रखरखाव से संबंधित है। पिछले वर्षों में मैडम ली को साल के हिसाब किताब की समीक्षा करनी होती थी और विभिन्न परिवारों के लिए नए साल के उपहार तैयार करने होते थे। अक्सर तब तक इधर उधर घूमते रहते थे जब तक वह थक नहीं जाती थीं। इस वर्ष उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी बेटी द्वारा लाए गए लाभों का आनंद लिया। अपनी बेटी को हिसाब किताब के बारे में सिखाने के लिए वह देर रात तक जागने के लिए तैयार थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि केवल एक मोटे मार्गदर्शन के बाद उसकी बेटी ने हिसाब किताब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। उसने जांच की और पाया कि खाता बही में प्रत्येक प्रविष्टि की गणना उसकी बेटी द्वारा अंतिम अंश तक की गई थी, और उसकी बेटी ने पुस्तकों को एक नज़र में स्पष्ट करने के लिए लेखांकन पद्धति में भी सोच समझकर बदलाव किया था। इससे मैडम ली को अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता की नई सराहना मिली। यह साल शायद मैडम के लिए सबसे सुकून भरा साल है। मैडम ली के चेहरे पर लगातार मुस्कान देखकर पिंक टोंग भी मस्ती में शामिल हो गई। पिंक जियाओ ने बातचीत शुरू की, वास्तव में जब से मिस दाओहुआ आई हैं, मैडम की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी है। मेरे विचार में मैडम का रंग पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया है। पिंक टोंग ने हंसते हुए कहा। बूढ़ी मैडम ने कहा कि मिस दाओहुआ एक भाग्यशाली सितारा है, जो घर वापस आई बूढ़ी मैडम के लिए भाग्य लेकर आई है, और अब वो काउंटी गवर्नर के कार्यालय में आ गई है और मैडम के लिए भाग्य लाना शुरू कर दिया है। मैडम ली को भी अपने दिल में ऐसा ही महसूस हुआ। वह जानती थी कि बूढ़ी मैडम का स्वास्थ्य कितना खराब था, लेकिन अब उन अन्य लोगों को देखकर जो बूढ़ी मैडम से छोटे थे, वे शायद उनकी ऊर्जा की तुलना नहीं कर सकते थे। वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसकी त्वचा में हाल ही में सुधार हुआ है। ठीक है, आप दोनों को अब उस लड़की की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और निश्चित रूप से भाग्यशाली सितारों के बारे में बातें बाहर नहीं फैलानी चाहिए। एक महिला के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत अच्छी प्रतिष्ठा जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। कुछ महिलाओं ने अत्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण सांपों और सभी प्रकार के अवांछित ध्यान को आकर्षित किया था। अंततः उनका दुखद अंत हुआ। मैडम ली ने कामना की कि दाओहुआ को सुरक्षा और खुशी का जीवन मिले। उसे अजनबियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्षणिक प्रसिद्धि की आवश्यकता न हो। पिंक टोंग और पिंक जियो ने, यह देखते हुए कि मैडम ली ने इस विषय पर ध्यान नहीं देना पसंद किया, ईमानदारी से नए साल के उपहारों की सूची को व्यवस्थित करने में मदद करने लगे। क्या इस साल बीजिंग की ओर से अभी भी नए साल का कोई उपहार नहीं आया है? सभी उपहार सूचियों की समीक्षा करने के बाद मैडम ली ने आह भरी। एक शक्तिशाली पारिवारिक समर्थन के बिना उसकी बहन का ससुराल में जीवन कठिन होगा, इस हद तक कि नए साल का एक भी उपहार उसके मायके नहीं भेजा जा सकेगा। पिंक टोंग ने पूछा, फिर मैडम, क्या हम अभी भी बीजिंग को नए साल के उपहार भेज रहे हैं? मैडम ली ने सिर हिलाया, हाँ, बिल्कुल।
भले ही यांग निवास हम जो भेजते हैं उस पर नजर रखता है, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी बहन का एक परिवार है। मैडम ली ने इस पर विचार किया और बीजिंग भेजे जाने वाले उपहारों में 10% और जोड़ दिया। मैडम ली को यांग निवास की उपहार सूची में आइटम जोड़ते देखकर पिंग टोंग झिझके, फिर मदद नहीं कर सके, लेकिन कहा, मैडम, ऐसा करने से अगले साल हमारी वित्तीय स्थिति थोड़ी पतली हो सकती है। मैडम ली ने लिखना बंद नहीं किया, हम घर पर अपनी बहन के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उपहार बेहतर दिखते हैं, तो उसके लिए अपने ससुराल में समय बिताना आसान हो सकता है। ऊंचे कुल की बहू की पीड़ा वह अच्छी तरह जानती थी। वो खुद भी एक थी। यान परिवार में हर कोई उसका सम्मान करता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि अधिकांश लोग उसके द्वारा लाए गए बड़े पैमाने पर दहेज और उसके काफी अमीर मायके परिवार पर विचार कर रहे थे। यहाँ तक बुजुर्ग महिला भी, जब शुरू में मालिक के साथ अपनी शादी के लिए सहमत हुई, तो उसने इस पहलू को महत्व दिया। विवाहित बेटी के लिए मात्र परिवार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से उसके 2 भाई थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, और भले ही ली परिवार की स्थिति यान परिवार जितनी ऊंची नहीं थी, लेकिन त्योहारों के दौरान हर साल भेजे जाने वाले उपहारों ने उसे यान परिवार में ऊंचे स्थान पर खड़ा होने की अनुमति दी। लेडी ली तब विभिन्न परिवारों से नए साल के उपहारों को पारस्परिक रूप से वापस भेजने से पहले सावधानीपूर्वक व्यवस्था कर रही थी। इस समय दाओहुआ ने खाता बही पढ़ना समाप्त कर लिया और निस्तेज होकर खड़ा हो गया। प्राचीन लेखा पुस्तकों को पढ़ने में वास्तव में परेशानी होती थी, जिससे उसकी आंखों में दर्द और सूजन हो जाती थी। उसे आराम की जरूरत थी। प्राचीन काल में निकट दृष्टिदोष का मतलब था कि उसके पास पहनने के लिए चश्मा नहीं था। दाओहुआ विंटर ऑर्किड की प्रशंसा करने के लिए खिड़की पर चली गई, जिसे उसने विशेष रूप से आंखों की थकान को कम करने के लिए लेडी ली को उपहार में दिया था। विंटर ऑर्किड, जो उसके गृहनगर के पहाड़ों में पाया जाता था और तब से उसकी देखभाल में लगा हुआ था, अब खिल रहा था, हरा भरा था और सुंदरता से टपकने वाला था। तभी पिंक जियाओ ने ताज़ा गाय के दूध का एक कटोरा लेकर प्रवेश किया। मिस, मैडम ने किसी से विशेष रूप से आपके लिए गाय का दूध बनवाया है, कृपया आएं और इसे पिएं, उसने कहा। दाओहुआ मेज पर बैठ गया, गाय के दूध का एक घूंट लिया और कहा, सिस्टर पिंक जियो, मैंने मैडम को जो लाल बेर के फूलों का बर्तन दिया था, उसका क्या हुआ? क्या इसे प्रदर्शित नहीं किया गया है? पिंक जियो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इन दिनों मास्टर मैडम के कमरे में आराम कर रहे हैं। यह देखकर कि लाल बेर के फूल अच्छे से खिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो उन्हें सभी को दिखाने के लिए फ्रंट ऑफिस में ले जाना चाहते हैं। दाओहुआ ने अपने होंठ भींचे, पिताजी के पास निश्चित रूप से इसे लेने के लिए गाल हैं। लाल बेर को जल्दी खिलते देखने के लिए उसने इसे अपने क्षेत्र की काली मिट्टी में आधे महीने से अधिक समय तक लगाया, जिससे न केवल फूल सुंदर रूप से खिले, बल्कि सुगंधित और मनभावन भी हुए। इस ठंडे मौसम में बेर के फूलों की हल्की सुगंध को सूंघने से व्यक्ति को ताजगी भरा एहसास हो सकता है। उसकी माँ हाल ही में इतनी व्यस्त, इतनी थकी हुई है, स्पष्ट रूप से उत्साह की कमी है, जबकि उसके सहज चित्रण वाले पिता आसानी से लाल बेर ले गए। दाओहुआ ने पूछा, पिताजी को कुछ दिनों में नए साल की छुट्टियां मिलनी चाहिए, है ना? पिंक जियो ने सिर हिलाया, मास्टर 12वें चंद्र महीने की 28वीं तारीख को अपनी छुट्टियां शुरू करते हैं। दाओहुआ ने कहा, फिर मुझे याद दिलाएं, मुझे पिता से लाल बेर वापस लाने के लिए कहना होगा। पिंक जियो, बड़ी मिस को मालिक के प्रति कंजूस होते देख चुपचाप हंसा। अतीत में हालांकि मास्टर मैडम को महत्व देते थे, लेकिन वह आंटी लिन के कारण उन्हें डेक पहुंचाने से नहीं चूकते थे। अब जब बड़ी मिस आ गई है, तो पिंक जियाओ को जब भी यह याद आया कि बड़ी मिस मैडम के लिए पहले कैसे खड़ी हुई थी, तो उसे अत्यधिक प्रशंसा महसूस हुई। इस बीच बीजिंग में यांग निवास पर यान सियू के होंठ कसकर बंद थे और लंबी आस्तीन में छिपा हुआ हाथ कसकर भींचा हुआ था, जिससे नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे, जब वह अपनी सास और 3 नंदों को यह बात करते हुए सुन रही थी कि वे अपने मायके के परिवारों को नए साल के उपहारों का बदला कैसे देंगी। यह दृश्य हर साल के अंत में दोबारा आएगा।
यह जानते हुए कि उसके ससुराल वाले उसके जन्म के परिवार को तुच्छ समझते हैं, वह तैयार थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग परिवार इतना आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तक यान परिवार के लिए नए साल का उपहार तैयार करने के लिए भी तैयार नहीं होगी। हालांकि उसका भाई यान झिगाओ 9 साल तक काउंटी मजिस्ट्रेट रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पदोन्नति की कोई संभावना नहीं थी। यांग परिवार का यान परिवार के साथ व्यवहार बहुत ठंडा था। यदि उसे अपने 2 बच्चों की चिंता नहीं होती, तो वो वास्तव में यांग परिवार से भागना चाहती थी। बूढ़ी औरत यांग ने उदास चेहरे वाली अपनी सबसे छोटी बहू की ओर देखा और अंदर ही अंदर खूंखारने लगी। वह जानती थी कि सबसे छोटी बहू अभी भी अपने बड़े भाई की पदोन्नति का सपना देख रही है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सपना टूटना तय था। वे तब तक इतने अपमानजनक नहीं होते जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि यान झिगाओ के पास आगे पदोन्नति का कोई मौका नहीं है। वह अपने सबसे छोटे बेटे यान सियू, जो कि एक साधारण पृष्ठभूमि का था, से शादी करने के लिए सहमत होने का मुख्य कारण उसके बड़े भाई की उन्नति की संभावना थी, है ना? कौन जानता था, यह यान झिगाओ अपनी प्रतिभा के प्रति बहुत घमंडी था और एक अधिकारी के तौर तरीकों से पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसने अपने करियर की शुरुआत में एक महान व्यक्ति को अपमानित किया था, जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था। यदि वह कुछ मामलों को सक्षम ढंग से नहीं संभाल पाता, तो वह काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपना पद भी बरकरार नहीं रख पाता। अब भी एक काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें मवेशियों और घोड़ों की तरह कड़ी मेहनत करने के लिए, उपरोक्त लोगों की उपलब्धियों को जोड़ने के लिए केवल अविकसित और दूरदराज के काउंटी में भेजा जाता था। ऐसे व्यक्ति का जीवन अनिवार्य रूप से समाप्त हो चुका था और वह पहले से ही अपने पोते और पोती की खातिर अपनी सबसे छोटी बहू को रखने में उदार थी। चैप्टर 6 एक्टिंग ऑन वंस ओन। जैसे जैसे साल का अंत करीब आया, लिनी काउंटी में काउंटी गवर्नर का कार्यालय आमतौर पर काफी निष्क्रिय हो गया। इस युग के आम लोग बहुत जागरूक थे और जानते थे कि अधिकारियों को नए साल की तैयारी करने की जरूरत है, इसलिए वे आमतौर पर इस दौरान असुविधा पैदा करने आते थे। इस समय लिनी काउंटी के गवर्नर कार्यालय में काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यकक्ष के भीतर सहायक मजिस्ट्रेट और अन्य लोग होंग मेई के एक बेसिन को घेर रहे थे, प्रशंसा में अपनी जीभ चटका रहे थे। सर, होंग मेई का यह बेसिन वास्तव में असाधारण है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने इसे कहाँ से खरीदा? प्रशिक्षक झू चेंग्यू ने अपने सामने होंग मेई को ललचाई नजरों से देखा। उसकी निगाहों में चमकती उत्सुकता ने यान काउंटी मजिस्ट्रेट को चौंका दिया, जिन्हें डर था कि झू नियंत्रण खो सकता है और होंग को छीन सकता है। मेई, इस होंग मेई की खेती मेरी बेटी ने की थी। हर किसी की ईर्ष्या को महसूस करते हुए यान काउंटी मजिस्ट्रेट को कुछ हद तक गर्व महसूस हुआ। हालांकि वह लिनी काउंटी के शीर्ष अधिकारी थे, लेकिन जब पारिवारिक संपत्ति की बात आती थी, तो उपस्थित कई लोग उनसे अधिक अमीर थे। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षक झू चेंग्यू। झू परिवार को झोंगझू प्रांत में एक पुराना कुलीन परिवार माना जा सकता है, और भले ही हाल के वर्षों में उनका पतन हो रहा है, एक पतला ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। उनकी पारिवारिक विरासत ऐसी नहीं थी जिसकी कोई बराबरी कर सके। तब सहायक मजिस्ट्रेट जू रोंग थे। हालांकि जू परिवार को एक कुलीन परिवार के रूप में नहीं गिना जा सकता था, लेकिन वे निश्चित रूप से कुलीनों में से थे, क्योंकि जू रोंग अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे, और जू परिवार की मैडम और मिस हमेशा अन्य लोगों की तुलना में बेहतर कपड़े पहनती थीं। हालांकि जू रोंग एक उपपत्नी से पैदा हुआ था, और अगर ऐसा नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं होता, उसके अधीनस्थ के रूप में सेवा करता। ये लोग प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आए थे, उन्होंने कई बेहतरीन चीजें देखी, और अक्सर उनके वरिष्ठ के पास कुछ ऐसा नहीं होता था जो उन्हें प्रभावित कर सके। इस वजह से कुछ लोग निजी तौर पर उनकी विनम्रता का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। अब जब होंग मेई ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, तो उसे भी चेहरे पर एक बड़ी अनुभूति महसूस हुई। सच कहूं तो जब उसने होंग मेई को अपनी पत्नी के कमरे में देखा, तो उसका ध्यान भी उस पर गया, क्योंकि वह एक विद्वान और एक काउंटी का प्रमुख था। उन्होंने बेर के फूल की सराहना की, जो महान चरित्र और पवित्रता का प्रतीक है। झू चेंग्यू ने ईर्ष्या से कहा, सर,
आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आपको पहले से ही अपनी बेटी से ऐसी पितृभक्ति प्राप्त हुई है, मेरे घर के बच्चों के विपरीत, जो अभी भी केवल शरारती होना जानते हैं। यह सुनकर यान काउंटी मजिस्ट्रेट की मुस्कान थोड़ी कठोर हो गई, अचानक थोड़ा घुटन महसूस हुई। यह बिल्कुल भी पितृभक्ति नहीं थी। होंग में एक ऐसी चीज थी जिसे उसने बेशर्मी से अपने सहकर्मियों के सामने दिखाने के लिए अपनी पत्नी से मांगा था, और उसे बाद में इसे वापस करना था। मैडम ने होंग मेई को अपनी सबसे बड़ी बेटी की पुत्रवधू भक्ति के रूप में संदर्भित करते हुए उसे महत्व दिया, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यह सोचकर कि कैसे सबसे बड़ी बेटी ने होंग मेई के 2 बेसिनों की खेती की थी, एक उसकी मां को दिया और दूसरा उसकी पत्नी को, और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, उसका दिल खट्टा हो गया। श्री लिन, जो काउंटी मजिस्ट्रेट के बहनोई थे, झू को होंग मेई पर अपनी नजरें गड़ाए हुए देख रहे थे और दूर देखने को तैयार नहीं थे। उन्हें अचानक एक विचार आया, प्रशिक्षक, क्या आप कल एक कविता सभा में भाग नहीं ले रहे हैं? क्यों ना आप लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट से एक दिन के लिए होंग मेई उधार देने के लिए कहें? इस होंग मेई के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप कल की कविता सभा में चमकेंगे। इन शब्दों के साथ झू चेंगयू ने तुरंत श्री लिन पर एक आभारी नजर डाली, क्योंकि वो होंग मेई पर नजर रखने के बाद से वही बात कहना चाहता था, लेकिन वह बता सकता था कि यान काउंटी मजिस्ट्रेट ने भी इसे संजोया था, और एक सज्जन व्यक्ति जो दूसरों को पसंद करता है उसे जब्त नहीं करता है, इसलिए उसने बोलने से परहेज किया था। अब जब मिस्टर लिन ने उनकी मदद करने की पहल की थी, तो झू को बेहद आभारी महसूस हुआ। केवल उन्होंने ही ऐसी बातें कहने का साहस किया। पूरे काउंटी गवर्नर कार्यालय में कौन नहीं जानता था कि श्री लिन काउंटी मजिस्ट्रेट के बहनोई थे। हालांकि तकनीकी रूप से यह संबंध अनुष्ठान कानून के मानकों के अनुसार कुछ हद तक अनुचित था, अब जब उसे लाभ हो रहा था, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। झू चेंगयू को देखते हुए, जो उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा था, यान काउंटी मजिस्ट्रेट, दिल से अनिच्छुक होने के बावजूद, मना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सके और केवल श्री लिन पर लापरवाही से नजर डाल सके। उनके दिल में उनके प्रति नाराजगी का एक संकेत पैदा हो रहा था। मास्टर लिन को पता था कि उसकी हरकतें थोड़ी उतावलेपन वाली थीं, लेकिन जब उसने काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े में बदमाशी से पीड़ित अपनी बहन और उसकी 2 भतीजियों और भतीजों के बारे में सोचा, तो वह परिणामों की परवाह नहीं कर सका। अंत में, प्रशिक्षक झू को वह मिल गया जो वह चाहता था और होंग मेई को अपनी बाहों में पकड़कर सामग्री छोड़ गया। जब मास्टर लिन ने देखा कि लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने दूर जाने से पहले उस पर एक नजर भी नहीं डाली, तो वह तुरंत उसके पीछे चला गया। जीजाजी, मेरा इंतजार करो। लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने भौहें चढ़ा ली और उनका स्वर कुछ अप्रसन्नतापूर्ण था। आप लापरवाही से क्या चिल्ला रहे हैं? अपनी स्थिति पर ध्यान दें। मास्टर लिन ने बुरा नहीं माना और तुरंत मुस्कुराते हुए माफी मांगी। मुझे पता है कि मेरे जीजाजी मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने यह वास्तव में जीजाजी के लिए किया है खातिर। लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट यान अपनी जगह पर रुके और क्रोधित होकर बोले, आपने मुझे सूचित भी नहीं किया और होंग मेई को एहसान के रूप में बाहर करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, और आप इसे मेरी भलाई के लिए कहते हैं। मास्टर लिन ने धैर्यपूर्वक समझाया, जीजाजी, नए साल के बाद आपको झोंगझू प्रीफेक्चर को रिपोर्ट करना होगा। प्रीफेक्चर शहर में झू परिवार के संबंध हैं। अब हमने सिर्फ एक दिन के लिए होंग मेई की प्रशंसा की है। यदि यह आपकी ओर से झू परिवार से कुछ अच्छे शब्द अर्जित कर सकता है, तो क्या यह इसके लायक नहीं होगा? यह सुनकर लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट यान के चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी चेतावनी दी, भविष्य में मामले को अपने हाथ में न लें, चाहे मामला कोई भी हो। उच्च पदों पर बैठे लोग उन अधीनस्थों की सराहना नहीं करते जो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, वो कोई अपवाद नहीं था। यदि यह मैडम लिन के लिए नहीं होता, तो उन्होंने आज मास्टर लिन को अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी होती। मास्टर लिन ने तुरंत आश्वासन में सिर हिलाया और अपने दिल में राहत महसूस की। यह बाधा पार हो गई थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं आज उतावला हो गया था। इसलिए, परसों, मैं व्यक्तिगत रूप से होंग मेई को वापस लाने और उसे जीजाजी को सही सलामत लौटाने के लिए प्रशिक्षक झू के पास जाऊंगा।
लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने नाराज होकर कुछ नहीं कहा और पिछवाड़े की ओर मुड़ गया। लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट यान की नजर खोने के बाद मास्टर लिन चले गए। जैसे ही वह काउंटी गवर्नर के कार्यालय से बाहर निकला, उसकी मुलाकात मास्टर जियो से हुई। मास्टर जियो ने मुस्कुराहट के साथ मास्टर लिन की ओर देखा। अपने नौकर के साथ जाने से पहले उसे नमस्कार करने की जहमत भी नहीं उठाई। कुछ दूरी पर लड़के के नौकर ने अपनी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। माय लॉर्ड, मास्टर लिन आखिरकार काउंटी मजिस्ट्रेट के बहनोई हैं। क्या आपको डर नहीं है कि वो उन्हें सामने न दिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? मास्टर जियो ने उपहास करते हुए कहा, उसे किस तरह का जीजा माना जाता है? लेडी ली का भाई, मैडम का अपना भाई, लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट का सच्चा करीबी रिश्तेदार है। एक उपपत्नी का भाई नौकरों की तुलना में मुश्किल से ऊंचा होता है। मास्टर लिन केलियांग बहुत बेखबर हैं। अति सक्रिय होने के बावजूद वास्तव में उनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट वास्तव में उनकी कानाफूसी के कारण खुद को मुझसे दूर कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। लड़के नौकर ने सिर हिलाया। लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट कई मायनों में अच्छा है। बात सिर्फ इतनी है कि वो पक्षपाती है और उपपत्नी के पक्ष में अपने पसंदीदा लोगों को शामिल करता है, जिसने मास्टर लिन को खराब कर दिया है। मास्टर जियो ने काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लिन की बहन, ऐसा कहा जाता है कि उसे हाल ही में एक कठिन समय का सामना करना पड़ा है। यह सुनकर लड़का नौकर भड़क गया। यान परिवार की बड़ी बेटी वास्तव में कुछ भी कहने की हिम्मत करती है ना? उसकी टिप्पणियों ने अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमती लिन का चेहरा उतार दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। और यह सोचने के लिए कि वह लॉर्ड काउंटी मजिस्ट्रेट की भी आलोचना करने में संकोच नहीं करती। वह वास्तव में साहसी है। मास्टर जियाओ ने हंसते हुए कहा, आप केवल उसकी निर्भीकता देखते हैं, लेकिन अपनी मां की रक्षा करने की उसकी प्रबल इच्छा नहीं। यान परिवार की बड़ी बेटी एक अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी अधिक आवेगी है। वह अभी भी छोटी है। इतनी छोटी सी खामी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह बड़ी होकर भी ऐसी ही रहेगी, तो उसे नुकसान होगा। लड़के नौकर ने मास्टर जियो की ओर देखा। महाराज, क्या आप वास्तव में यान की बड़ी बेटी को पसंद करते हैं? वह जानता था कि उसके मालिक ने पहले यान के बड़े बेटे की प्रशंसा भी नहीं की थी। मास्टर जियाओ ने कहा, एक स्पष्टवादी और स्पष्टवादी युवा महिला को कौन पसंद नहीं करेगा?